हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो क्लास 10th स्टूडेंट्स की बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही होगी, क्योंकि बहुत ही कम समय बचता जा रहा है। धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है और आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। पहली बार बोर्ड पेपर देने जाते हैं तो बहुत सारा डर लगता है। हमने भी ये स्टेज फेस किया है, हमें पता है। जब पहली बार 10th बोर्ड देने जा रहे थे, अरे पता नहीं कैसा होगा, क्या नहीं होगा। एक दो एग्जाम दिए, ठीक हो गए, ठीक है। तो अभी पहले एग्जाम में थोड़ा सा डरोगे, सेकंड एग्जाम तक आप बिल्कुल सही हो जाओगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम जो इंग्लिश का है वो थोड़ा आप लोगों का डरते डरते जाएगा, लेकिन एक बार एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, वहाँ सारी चीज़ें देखोगे, समझ जाओगे, इतना कोई डर की बात नहीं होती, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें हिंदी की, तो हमने क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का सारा सिलेबस ऑन टाइम ख़त्म किया। साथ ही आपके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कराए, और आजकल हम करा रहे हैं प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस सेशन हम दो वे से करा रहे हैं। एक तो हमारे लाइव सेशंस चल ही रहे हैं, और साथ ही साथ हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद आएंगे आपके सैम्पल पेपर। तो लगातार आपकी प्रैक्टिस चल रही है, करते रहना बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए, अब हम बढ़ रहे हैं अपने आज दूसरे पेपर पे। अभी तक हम 2021, 22 ये कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईयर 2023 का, जिसमें आज हम कर रहे हैं सेट नंबर 1, ठीक है। बात कर रही हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ईयर 2023 सेट नंबर 1। दो सेट करा रही हूँ, आपको अच्छे से पता है। दो सेट कराने के पीछे मेरा एक सिर्फ मकसद है कि आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हों, क्योंकि देखिए, पेपर पैटर्न को आपको नहीं समझना है। पेपर पैटर्न्स बदलते रहते हैं। हम अगर बात करें 21, 22 की, अलग सेट था, अलग तरीके का पैटर्न था। 23 और 24 में सेम पैटर्न है, अलग है। फिर उसके बाद 25 में जो आपके पास आने वाला है उसमें फिर से पैटर्न चेंज है। तो पेपर पैटर्न पे हमें नहीं जाना है, हमें उसके अंदर दिए हुए क्वेश्चंस पे ध्यान देना होता है। हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम इसीलिए सॉल्व करते हैं कि हम क्वेश्चंस देखें कि सीबीएसई हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो उसी तरीके के क्वेश्चन हम प्रिपेयर भी करते हैं। तो 2023 और 24 का जो पेपर पैटर्न है वो सेम है, लेकिन अब जो आपके पास आएगा वो बदल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसा पैटर्न है, क्या है। याद रखिए, निर्धारित समय आपको 3 घंटे का ही मिले था, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 80 थे। तो खाली आप 2021 और 22 में देखेंगे, जो 2 टर्म में गया ड्यू टू कोरोना के बाद जो पेपर हुआ उसमें ये जो है चेंजेस किए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से हम अपने पुराने पैटर्न में आ गए, ठीक है। लेकिन पुराने पैटर्न में अभी हम पूरी तरीके से नहीं आए थे। पुराने पैटर्न का मतलब कि पूरा का पूरा पेपर हमारा वर्णनात्मक हो, लेकिन अब जो 23 का जो पेपर था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट 40 मार्क्स का टोटल ऑब्जेक्टिव था और 40 मार्क्स का टोटल सब्जेक्टिव था। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये ऐसा ही सेम पैटर्न 23 में भी है और 24 में भी है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कुछ सामान्य निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते हम जरा थोड़ा सा समझ लें कि क्या है। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। क्या है? इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न हैं, यानी कि पूरा आपके जो प्रश्न दिए गए हैं कितने हैं? 18 क्वेश्चन हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। अब इन प्रश्नों के अंदर उप प्रश्न हैं, वो अलग हैं, उनके साथ आपके पास विकल्प रहता है, लेकिन मेन जो रहते हैं वो टोटल 18 क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, आ और बा। खंड आ में उप प्रश्नों सहित 45 बहुविकल्पीय और वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड आ जो है आपका टोटल ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर आपको कितने प्रश्न दिए गए हैं? 45 उप प्रश्न दिए गए हैं। तो 10 प्रश्न आपके पास में रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो 18 में से 10 प्रश्न आपके आ खंड में पूछे जाएंगे, और उन 10 प्रश्नों में 45 प्रश्न अंदर रहेंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन से देने हैं, इसके लिए आपको अंदर निर्देश दिया जाएगा। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए, आंतरिक विकल्प भी मौजूद हैं। तो अब बचे हुए 18 प्रश्न आपके खंड बा में हैं, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक, पूरक पाठ्य पुस्तक और लेखन आधारित प्रश्न रहेंगे, 8 प्रश्न, जिनमें हर प्रश्न के साथ आपके पास विकल्प मौजूद रहेगा। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए, यानी कि सीक्वेंस में 1 से लेकर 18 तक के प्रश्न जो हैं वो लाइन से सीक्वेंस में होने चाहिए।
चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं अपना खंड आ। खंड आ जो हमारा टोटल बहुविकल्पी है। तो पहला जो प्रश्न है वो दोनों ही आपके अपठित गद्यांश है। प्रश्न संख्या 1 में एक अपठित गद्यांश है और 2 में अपठित गद्यांश है। तो इसमें आपके 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और सारे प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, देखिए क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। 5 प्रश्न दिए गए हैं, 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो इस तरीके से हो जाएंगे 5 नंबर। ठीक है, देखिए क्या है। कभी कभी सहज से तेज गति में परिवर्तित होते क्रोध को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो उसके परिणाम अत्यंत घातक और पश्चाताप के भाव जगाने वाले हो सकते हैं। किसी किसी को गुस्सा बहुत तेज आता है, लेकिन गुस्से में अक्सर हम गलत कर जाते हैं। समय रहते उस गुस्से को हमें कंट्रोल कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे वो क्रोध बहुत नुकसान भी करता है और उस नुकसान के बाद हमें पश्चाताप भी होता है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के मनोविश्लेषक टॉम जी स्टीवेंस ने अपनी किताब ओवरकम एंगर एंड एग्रीनेस से में स्पष्ट किया है कि क्रोध नियंत्रण का एक प्रमुख तरीका यह है कि स्थिति को अपने नहीं दूसरे के नजरिए से देखें। अगर हम अपना क्रोध नियंत्रित करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से न देखकर हम जिसके ऊपर हमें गुस्सा आ रहा है हम उसके नजरिए से चीज को देखें। दूसरों को उन स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए प्रोत्साहित करें, क्षमा करना सीखें, बीते को विसारने की आदत विकसित करें, जो बीत गया उसको जाने दो, और किसी को चोट पहुंचाने के बजाय प्रशंसा से उसका मूल्यांकन करें। याद रखें, क्रोध नियंत्रण से आप स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं। यानी कि अगर हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें तो हम ज्यादा पावरफुल बनेंगे। इससे आपको खुशहाली और स्मृतियों का विस्तार होगा। हम खुश भी रहेंगे और हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी जो यादें हैं वो बनेंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी के वैज्ञानिकों ने अपनी किताब 50 साइंस ऑफ मेंटल इलनेस में इन कमजोरियों पर प्रकाश डालते हुए गुस्से को काबू में रखने का कारगर सूत्र दिए हैं, कि मतलब एंगर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के 50 सूत्र दिए हैं। क्रोध नियंत्रण से हम अपना ही नहीं दूसरों के उजड़ते संसार को फिर से आबाद कर सकते हैं, क्योंकि शांत मन सृजन में समर्थ होता है। हमारे सृजनात्मक होने की ही मानवता का हित सध सकता है। तो जब भी क्रोध आए इन उपायों को आजमाएं। जीवन में बिसरी हुई चीजों को संवारने की ओर कदम खुद बढ़ जाएंगे। तो जब भी गुस्सा आए उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, आगे सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि गुस्से से ना हमारा भला होगा ना ही सामने वाला का भला होगा। रिश्ते बिगड़ेंगी, बातें होंगी, नुकसान होगा, यही सब होता है। अब इस पर है हमारे पास 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्रोध नियंत्रण से होने वाले लाभों के संदर्भ में अनुपयुक्त कथन है। अगर हम क्रोध को नियंत्रित करते हैं तो इससे जो लाभ होंगे उसमें से गलत कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, सारे लाभ दिए गए मगर कौन सा गलत लाभ है ये आपको बताना है। ठीक है, इससे व्यक्ति स्वयं को शक्तिशाली बनाता है क्रोध नियंत्रण से, सही है। इससे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। इससे व्यक्ति की विस्मृतियों का विस्तार होता है, यानी बुरी स्मृतियों का विस्तार होता है, स्मृतियां और विस्मृतियां। ठीक है, इससे व्यक्ति की रचनात्मकता में वृद्धि होती है। तो जो अनुपयुक्त है वो है आपका सी। ठीक है, इससे हमेशा हमारी स्मृतियों का, मधुर स्मृतियों का निर्माण होता है, विस्मृतियों का नहीं। नेक्स्ट आते हैं, किस तरह का क्रोध अंततः पश्चाताप का कारण बनता है। कैसा क्रोध जो हमें बाद में पश्चाताप करने के लिए मजबूर करता है। अत्यंत आवेग से किया गया क्रोध, सहज भाव से किया गया क्रोध, प्रायश्चित भाव से किया गया क्रोध, या आत्मघात भाव से किया गया क्रोध। तो यहाँ पर जो क्रोध अत्यंत आवेग से आता है, यानी कि बहुत तेजी से आता है, वो बहुत ज्यादा विनाश करता है, ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 3 है, मनोविश्लेषक स्टीवेंस के अनुसार क्रोध पर काबू पाने का सर्वोपयुक्त उपाय है, सबसे अच्छा उपाय क्या है। किसने बताया? मनोविश्लेषक स्टीवेंस ने कहा है। उन्होंने क्या बोला था? क्रोध में आप हमेशा अपने नजरिए से नहीं, सामने वाले के नजरिए से देखिए। ये चीज उन्होंने कहा था ना, ये हमें नियंत्रण करेगा। चलिए देखते हैं। परिस्थितियों को दूसरे के नियंत्रण को स्वीकार करना,
परिस्थितियों को पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करना, परिस्थितियों को अपने नजरिए से और अच्छे से समझना, परिस्थितियों को दूसरे के नजरिए से जानने का प्रयास करना। तो सही ऑप्शन यहाँ पर है आपका एंड वाला। हमेशा जो जिस सिचुएशन पे भी आपको गुस्सा आ रहा है उसे सामने वाले के नजरिए से देखने की कोशिश करिए। चौथा है क्रोध आने पर क्या करना चाहिए। अगर हमें बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है तो हम क्या करें। अपनी सहज अभिव्यक्ति संयमित रहने का प्रयत्न करें, घातक परिणाम का स्मरण करें। तो इसमें बहुत जरूरी है कि जब आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा हो तो अपने आप को संयमित करने की कोशिश करें, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है एंगर मैनेजमेंट। गुस्से को नियंत्रित करने का, हमें अपने ऊपर संयम रखने का हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए। नंबर 5 है कथन और कारण आधारित प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है। कथन ए है क्रोध को नवसृजन का संहारक कहते हैं, यानी कि कुछ नया नहीं होता। ठीक है। फिर आते हैं क्रोध अवस्था में क्षमाशीलता शून्य हो जाती है। बिल्कुल सही है। जब हम क्रोध करते हैं तो माफ करने वाली जो भाव है वो शून्य हो जाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत व्याख्या करा। देखो ये भी सही है, ये भी सही दोनों है, लेकिन इस कथन को ये सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। ये अलग बात कह रहा है, ये अलग बात कह रहा है। ठीक है ना, दोनों है सही अपनी जगह, लेकिन कारण का काम क्या होता है, कथन की व्याख्या करना, लेकिन यहाँ वो व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्रोध अवस्था में क्षमाशीलता शून्य हो जाती है। हम ये बात तो सही है कि हम दूसरे को माफ नहीं कर पाते, ये सही है अपनी जगह, लेकिन जो पहला दिया गया है क्रोध नवसृजन का संहारक है, यानी कि क्यों न्यू क्रिएशन होती है उसको खत्म कर देता है, तो उसकी तो व्याख्या ही नहीं कर रहा। तो इसलिए यहाँ पर कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 2 पर। यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास में, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास दूसरे प्रश्न में दूसरा जो है वो गद्यांश दिया गया है। अब इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित हमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं वो करना है। गद्यांश पढ़ते हैं। शोर से होने वाली बहरेपन की बीमारी एक गंभीर स्वास्थ्यगत समस्या है। आजकल सभी जगह इतना शोर होता है, हम लोग रोड पे निकले तो कितना हॉर्न वगैरह रहता है। आवाज हमारी श्रवण कोशिकाओं पर बहुत दबाव डालती है, जिससे वे स्थायी रूप से चोटिल हो सकती हैं। यदि सुनने की क्षमता एक बार चली गई तो उसे पुनः पाना नामुमकिन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड हियरिंग रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की 1.5 अरब यानी कि 1.5 अरब आबादी बहरेपन के साथ जी रही है। ध्वनि प्रदूषण दरअसल ऐसे अवांछित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हैं जो इंसान को कई रूपों में नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए शोर प्रेरित बहरेपन पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। वैश्विक अध्ययन बताते हैं कि निर्माण कार्य, औद्योगिक कामकाज, जहाज बनाने या मरम्मत करने संबंधी काम, अग्निशमन, नागरिक उड्डयन आदि सेवाओं में लगे श्रमिकों में शोर प्रेरित बहरेपन का खतरा अधिक रहता है। जो मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके टकराने से बहुत ज्यादा शोर होता है, खास तौर से मेंटेनेंस वाले काम में, वहां पर जो काम करने वाले मजदूर हैं वो बहुत ज्यादा बहरे हो रहे हैं। आकलन है कि 15% नौजवान संगीत कार्यक्रमों, खेल आयोजनों और दैनिक कामकाज में होने वाले शोर से बहरेपन का शिकार होते हैं। शोर प्रेरित बहरेपन की समस्या विकासशील देशों में ज्यादा है जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहां तीव्र औद्योगिकरण, अनौपचारिक क्षेत्र के विस्तार और सुरक्षात्मक व शोर नियंत्रण रोधी उपायों की कमी से लोग चौतरफा यानी कि चारों तरफ से शोर शराबे में दिन बिताने को अभिशप्त है। हमें यह समझना ही होगा कि श्रवण शक्ति का ह्रास न सिर्फ इंसान को प्रभावित करता है बल्कि समाज पर भी नकारात्मक असर डालता है। ठीक है, तो समाज पर भी इसके बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। भाई अगर आबादी बहरी होती चली जाएगी तो समाज पर तो असर इसका पड़ेगा भाई, उनकी कार्यक्षमता कम होती जाएगी।
चलिए अब इस पर है 5 प्रश्न, उन्हें करते हैं। तो पहला प्रश्न है, शोर प्रेरित बहरेपन का खतरा किस क्षेत्र से जुड़े लोगों को कम है? ध्यान दीजिएगा, यहां इन्होंने पूछा है कि कम है। जहाज निर्माण से जुड़े लोगों को, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को, खेल आयोजनों से जुड़े लोगों को, या संगीत कार्यक्रमों से जुड़े लोगों में। अब बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां पे शोर कम होता है? जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य सेवाओं में। आप देखिए किसी हॉस्पिटल वगैरह कहीं पे भी जाते हैं तो बोलते हैं ना कि शोर नहीं होना चाहिए, और बाकी गद्यांश में तो मेंशन है जहाज निर्माण, खेल और संगीत कार्यक्रम में शोर तो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इन 3 जगहों पे होता है, मगर स्वास्थ्य सेवाओं में शोर बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के संदर्भ में अनुपयुक्त कथन क्या है? अब हमें जो इस पूरे गद्यांश के हिसाब से जो बिल्कुल सही नहीं है उस कथन को हमें ढूंढना है। पहला है, विकासशील देशों में अनौपचारिक क्षेत्र विस्तार की समस्या नहीं है। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में शोर नियंत्रण रोधी उपायों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ सेवाओं से जुड़े लोग अन्य की तुलना में बहरेपन के अधिक शिकार हैं। कुछ खास सेवाओं से जुड़े युवा भी आज बहरेपन का शिकार हो रहे हैं। तो जो बिल्कुल अनुपयुक्त है आपका पहला, विकासशील देशों में अनौपचारिक क्षेत्र विस्तार की समस्या नहीं है। भाई जो विकासशील देश हैं वो तो बहुत ज्यादा क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं ना, और वो भी अनौपचारिक तौर पे, तो ये तो गलत है गद्यांश के हिसाब से। तीसरा प्रश्न है, विकासशील देशों के लोगों के जीवन को अभिशप्त क्यों कहा जाता है? जो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उन लोगों को, उन देश के लोगों को अभिशप्त किसके लिए कहा जाता है? क्योंकि भाई वो लोग जो है लगातार विकास कर रहे हैं, जिसके चलते उनका लाइफ बहुत बिजी भी है, आसपास शोर शराबा भी है, पोल्यूशन भी है, सब कुछ है ना। उनका जीवन उनके सामाजिक संकटों से घिरा हुआ है, उनका जीवन अनेक आर्थिक संकटों से घिरा है। वे खराब सेहत वाली विवश जिंदगी ये बसर करते हैं, वे शोर शराबे से भरी जिंदगी जीने को विवश हैं। तो इसमें एकदम जो सही है वो है लास्ट। वो अभिशप्त क्यों कहा गया है? क्योंकि अब अगर इन सारे में तो देखें, वो शोर शराबे में जीने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट के चलते हर जगह वो काम चल रहा है, तो शोर तो होना ही होना, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे भागदौड़ भरी जिंदगी हो, आते जाते वाहनों का शोर हो, कुछ भी हो, सब चीजों में। चौथा प्रश्न है, तीव्र आवाज का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम जैसे बहुत तेज आवाज सुनते हैं तो उसका हमारे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है? तंत्रिका कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, श्रवण कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, रक्त कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, या हृदय कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं। अब तीव्र आवाज कहाँ करेगी? कान में असर करेगी, तो क्या डैमेज होगा? वो है हमारी श्रवण कोशिकाएं, यानी कि जो हम सुनने वाली वो कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं। पांचवा प्रश्न, कथन और कारण आधारित है। चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, क्या है? वर्तमान में श्रवण शक्ति का ह्रास एक सार्वजनिक समस्या बन रही है। ठीक है, आर्थिक विकास की अनियमित होड़ इस समस्या के मूल कारणों में से है। तो कथन सही है और कारण भी उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिए कि कथन ए सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। चलिए तीसरा प्रश्न आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो प्रश्न संख्या 3, 4, 5 और 6, ये जो 4 प्रश्न है ये हमारे व्याकरण के 4 टॉपिक पर आधारित है। अब व्याकरण के हमारे 4 टॉपिक कौन से हैं आप बताइए? जिसमें हमारा पदबंध है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, समास है और मुहावरे, ये 4 हैं। अब इन्हीं पर हर प्रश्न में आपको 5-5 प्रश्न पूछे जाएं। जैसे 3 नंबर प्रश्न है पदबंध आधारित है, तो पदबंध आधारित 5 प्रश्न रहेंगे, जिनमें से हमें सिर्फ 4 प्रश्न करने होंगे, ये बहुविकल्पीय रहेंगे। ठीक है, 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। पदबंध पर आधारित नियमित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो 4 प्रश्न करेंगे, 1 नंबर का रहेगा, 4 नंबर मिलेंगे। चलिए देखिए क्या है। तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय ना लगता था। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा पदबंध होगा जो रेखांकित है? अब जरा ध्यान से देखिए, उनकी दहकती भूरी आंखों, तो इस पूरे पदबंध में मुख्य पद क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम आंखों के बारे में बात कर रहे हैं, और आंखें हमारा क्या है? आंखें हमारा जो है संज्ञा है, इसलिए ये पूरा पदबंध हमारा संज्ञा पदबंध कहलाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद क्या है? रेखांकित पदबंध क्या है? 4:24 पर। अब ये क्या चीज है? ये क्रिया करने की विशेषता को बता रहा है, यानी कि क्रिया किस समय पर संपन्न होगी। तो यहाँ पर ये क्या है? फहराया जाएगा। कब फहराया जाएगा? 4:24 पर। तो इस तरीके से ये क्या है? ये है क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये डी ऑप्शन, क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, वे सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से कोसों दूर ही रहे। इस वाक्य में क्रिया पदबंध है। अब आपको क्रिया पदबंध बताना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? के बीच रहते हुए, दूसरा है दूर ही रहे, दो आ रहा है, तो दोनों ही है। के बीच रहते हुए, सिनेमा की चकाचौंध, धन लिप्सा से कोसों दूर और दूर ही रहे, तो दोनों ही क्रियाएं यहाँ पर दे दी गई हैं। अब जब दोनों दी हूँ तो हमें बिल्कुल सटीक क्रिया निकालनी पड़ती है। तो इसमें जो सही है वो है आपका दूर ही रहे, मतलब वो रहते हुए भी। अब ये हमारी क्रिया पहले संपन्न हो गई है। ठीक है, रहते हुए भी वो दूर रहे। हम मुख्य क्रिया की बात कर रहे हैं, तो मुख्य क्रिया दूर ही रहे की हो रही है। अब कैसे आप बता दीजिए? देखिए, सिनेमा की चकाचौंध में रहते हुए भी, अब दूर रहे, हम अभी प्रेजेंट की बात करें कि आज भी वो उससे दूर है। वो भले इतने दिन से उस सिनेमा में रहते हों, लेकिन उनमें वो चकाचौंध नहीं आने पाई है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर आंख मिच जाती थी। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध होगा। अब यहाँ पर जो रेखांकित है वो क्या है? क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ। अब ये फटा हुआ क्या चीज है? ये है सिर। सिर की विशेषता को बतला रहा है, तो सीधे सीधे ये कौन सा पदबंध होगा? आपका विशेषण पदबंध, क्योंकि सिर संज्ञा है और फटा हुआ क्या है? सिर है। ठीक है, तो वो सिर की विशेषता को बतला रहा है, तो इसलिए पूरा पदबंध आपका विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने वाला वह आजमगढ़ की तरफ भाग गया। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लास्ट पद देखिए क्या है? वह। तो यहाँ पर ये पूरा, अब वह कौन है? सर्वनाम है, तो ये पूरा पदबंध हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। ठीक है, तो सही क्या है? सर्वनाम पदबंध। ठीक है, अब पदबंध पर आधारित हमारे प्रश्न खत्म हो गए। अब हम बढ़ रहे हैं अपने प्रश्न संख्या 4, जहां पर रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं उस पर 5 प्रश्न रखे जाएंगे और आपको 4 प्रश्न करने थे। ठीक है, देखिए क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, क्या दिया है? जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हुई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ। इस वाक्य का रचना पे आधार पर भेद बताइए। अब देखिए क्या है, पहला सेंटेंस दिया है जब। ठीक है, जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हुई, तो याद रखिए कि जब पहले वाक्य में किसी ऐसे अव्यय का इस्तेमाल कर दिया जाए जो वाक्य में अपूर्णता ले आए, तो वहां पर हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ पर जब और तब जैसे जो है व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय का इस्तेमाल किया गया है, पहले वाक्य में अपूर्णता है, इसलिए ये होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। सालाना इम्तिहान होने पर मैं उसमें अव्वल दर्जे में पास हो गया। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरित वाक्य होगा। तो जो वाक्य दिया गया है पहले उसको हम ध्यान से देखें क्या है। सालाना इम्तिहान होने पर मैं उसमें अव्वल दर्जे में पास हो गया, तो ये एक सरल वाक्य है जिसे हमें बनाना है मिश्र वाक्य में। तो जाहिर सी बात है इसे हम 2 वाक्यों में कर रहेंगे और ऐसे अव्यय का इस्तेमाल करेंगे जिससे इनमें अपूर्णता है। ठीक है, तो हमें करने की जरूरत तो है नहीं, ऑलरेडी नीचे दिया गया है, उसमें हमें चूज करना है। देखिए क्या है, जब सालाना इम्तिहान हुआ तब मैं उसमें अव्वल दर्जे में पास हो गया। बिल्कुल सही है, मिश्र वाक्य है, लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सालाना इम्तिहान हुआ और मैं उसमें अव्वल दर्जे में पास हो गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य है क्योंकि पहला वाक्य पूर्ण है और यहाँ पर समानाधिकरण अव्यय लगा है। सालाना इम्तिहान होते ही मैं उसमें अव्वल दर्जे में पास हो गया, ये एक सरल वाक्य है। सालाना इम्तिहान में मैं अव्वल दर्जे में पास हो गया, ये भी एक सरल वाक्य है। तो सही क्या है आपका? नंबर 1 ए। क्या दिया है? जब सालाना इम्तिहान हुआ तब मैं उसमें अव्वल दर्जे में पास हो गया।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त कथन है। अब हमें जो सही कथन है उसे ढूंढ कर लिखना है। क्या है चलिए देखते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सरल वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं? कभी नहीं। संयुक्त वाक्य में एक ही वाक्य संयोजक द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है। संयुक्त वाक्य में संयोजक द्वारा जुड़े वाक्य परस्पर आश्रित होते हैं? बिल्कुल नहीं। आश्रित होते हैं किसमें? मिश्र वाक्य में। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो है आपका ए। देखिए यहाँ पर सेकंड वाला हमें सही लग रहा था लेकिन गलत है। कैसे है? संयुक्त वाक्य में एक ही वाक्य संयोजक, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य एक संयोजक से जुड़े होते हैं। यहाँ पर इसने क्या दे रहा? एक ही वाक्य। एक वाक्य तो सरल में होता है, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं जो कि एक संयोजक से जुड़ते हैं। तो ये भी गलत हो जाता। सरल क्या है? सरल में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य नहीं है। अब आपको बताना है जो सरल वाक्य नहीं है क्या है। इतने बादशाहों के नाम याद रखना आसान काम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे उन पर दया आती थी, न जाने कैसे मैं अपने दर्जे में अव्वल आ गया। नेक्स्ट है, हालांकि मैं पास हो गया फिर भी मेरा तिरस्कार हुआ। तो लास्ट वाला वाक्य आप देख रहे हैं कि ये एक मिश्र वाक्य है क्योंकि लगा हुआ है हालांकि मैं पास हो गया। ठीक है। तो जो नहीं है वो है आपका लास्ट जो कि है एक मिश्र वाक्य। बाकी सब सरल वाक्य में आते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मेरे बहुत प्रयत्न करने पर भी उस पहेली का हल मुझे नहीं मिला। ठीक है। ये होगा हमारा सरल वाक्य। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 पे, जहां पर हमारा व्याकरण का तीसरा टॉपिक है। व्याकरण का तीसरा टॉपिक हमारा कौन सा है? वो है समास। समास आधारित 5 प्रश्न रखे जाएंगे। आपको सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। ठीक है। देखिए क्या दिया गया है। समास पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है? पहला प्रश्न है हमारे पास, सुख दुख शब्द किस समास का उदाहरण है? अब देखिए सुख दुख, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे, समास का अगर आपको सही पता करना है हमेशा उसका विग्रह कर दीजिए, आपको समास समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सुख और दुख का विषय करेंगे तो क्या होगा? सुख और दुख। तो और हमारा कौन से समास में लगता है? वो है द्वंद्व समास। तो सही क्या होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट आ जाते हैं, रक्त कमल शब्द में समास है। रक्त कमल, अब कमल कैसा है? वो रक्त जैसा लाल है। ठीक है। तो कमल की विशेषता रक्त में बता रहा है, रक्त जैसे लाल है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक विशेषण और एक विशेष्य है। ये समास कौन सा होता है? कर्मधारय समास। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कर्मधारय समास है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में जलद यान का उपयुक्त समास विग्रह होगा। जलद यान, जलद मतलब बादल, यान मतलब वाहन। ठीक है। तो जलद यान किसका होता है? भगवान इंद्र का। अब हमें करना है इसका समान जो आपका विग्रह है। क्या है? जलद और यान, जलद रूपी यान, जलद समयान, जलद अथवा यान। तो सही क्या है यहाँ पर? जलद रूपी यान। यान कैसा है? बादल के समान। तो यहाँ पर है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समास चलिए देखते हैं। पृष्ठभूमि, द्रग सुमन, दशानन, आत्मत्राण। तो विग्रह कर लेते हैं। पृष्ठभूमि, पृष्ठ की भूमि। ठीक है। या भूमि पृष्ठ। ठीक है। तो यहाँ पर की आ रहा है तो ये हो गया तत्पुरुष समास। द्रग सुमन, ठीक है, फूल रूपी आंखें, कर्मधारय समान है। दशानन, दश है आनन जिसके अर्थात रावण। आत्मत्राण, आत्मा का त्राण। तो सही कौन सा हुआ? दशानन। दशानन बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण होगा। नेक्स्ट आते हैं, युगवाणी समस्त पद का सही समास विग्रह और भेद किस विकल्प में है? ठीक है। चलिए देख लेते हैं। युगवाणी, युग रूपी वाणी कर्मधारय समास, युग और वाणी कर्मधारय समास, युग की वाणी तत्पुरुष समास, युग समान वाणी तत्पुरुष समास। तो इसका सही विग्रह है युग की वाणी संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है सही।
चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में हमारे पास हमारे मुहावरे आधारित 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन 6 प्रश्नों में से हमें कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है, देखिए पहले क्या है, मुहावरों पर आधारित निम्नलिखित 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर वाले सही विकल्प हमें चुनने हैं। चलिए देखते क्या है। चक्कर खाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है बेहोश होना, गोल घूमना, भ्रमित होना, भ्रमण करना। तो सही क्या है, भ्रमित होना, जहां पर हम थोड़ा अरे ये क्या हो गया, चक्कर खा जाए, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा डाउट में आ जाए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास क्या आए हैं, कुछ युग्म आए हैं। क्या दिया गया है, सजग रहना, जागरूक होना, रंग दिखाना, प्रभाव दिखाना, दिमाग होना, बुद्धिमान होना, खून जलाना, तिरस्कार करना। उपयुक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला आइए, सजग रहना, जागरूक होना, दूसरा है दिमाग होना, बुद्धिमान होना। तो ये 2 हमारे युग्म सही हैं। बाकी रंग दिखाना, प्रभाव नहीं, खून जलाना ये नहीं है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन आइए यहाँ पर देखिए, पहला और तीसरा यहाँ सही है। तो सी ऑप्शन हमारा सही जाएगा। ठीक है, कौन सा जाएगा, सी। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न आते हैं। बहुत खुश होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा हाथ पांव फूलना, फूल कर कुप्पा हो जाना, 7वें आसमान पर होना, फूटी आंख न सुहाना। तो यहाँ पर बहुत खुश होना फूल कर कुप्पा हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बड़े भाई साहब ऐसी ऐसी बातें कहते कि डैश की मेरी डैश जाती। अब क्या जाती, अब उस डैश में भरना है आपको एक मुहावरा। क्या है, तूती बोलना, खून खौलना, हिम्मत टूटना या दिल पसीजना। तो क्या हो जाता था लेखक का, उनका दिल टूट जाता था। सही क्या है, दिल टूटना। नंबर 5 आते हैं। दबदबा होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। अब दबदबा होना का जो उपयुक्त मुहावरा है क्या है, हेकड़ी जताना, खाल खींचना, चमड़ी उधेड़ना या तूती बोलना। तो दबदबा होना मतलब तूती बोलना। छठा प्रश्न है। कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए उसने डैश दिया। क्या डैश दिया, अब मुझे बताइए क्या है। रिक्त स्थान की पूर्ति निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरे से कीजिए। क्या है, नाको चने चबाना, अपना रंग दिखाना, ओखली में सिर देना, रात दिन एक करना। तो क्या है, कक्षा में प्रथम आने के लिए उसने रात दिन एक कर दी। ये रात दिन एक दिन करने का मतलब है कि बहुत परिश्रम किया, तब कहीं जाकर वो परीक्षा में प्रथम आया। चलिए, तो अब हमारे पास खत्म हो गए हमारे व्याकरण आधारित 4 प्रश्न। तो 2 प्रश्न हमारे अपठित बोध के थे और 4 प्रश्न हमारे कितने थे, किस चीज के थे, वो थे व्याकरण के। तो करीबन 6 प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 7 पे। तो ध्यान रखिए, हमारे पास सिर्फ 10 प्रश्न जो हैं वो खंड आ में है। तो अब हमारे पास सिर्फ 4 प्रश्न बचे हैं, 7, 8, 9, 10, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श पर आधारित रहेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा आ रहा है, स्पर्श के काव्य खंड आधारित 7 अध्यायों में से कोई एक अध्याय से काव्यांश रखा जाएगा, उसे हमें पढ़ना है और पढ़कर फिर हमको उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को करना है। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। जो सबसे सही विकल्प है उसे हमें चुनकर लिखना है। देखिए क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कर चले हम फिदा कविता का अंश रखा गया है। क्या है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का न हमने झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। ठीक है, ये हम लोगों ने कविता पढ़ी हुई है, तो इसे इतना एक्सप्लेन करने की मुझे आवश्यकता यहाँ नहीं है। अब इस पर करेंगे हम 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, पंक्ति के संदर्भ में सैनिक की विशेषताओं को दर्शाने वाला सही विकल्प है। अब इससे जो सैनिक की कौन सी विशेषता हमें पता चल रही है। पहला है दृढ़ता और कर्तव्य पारायणता, साहस और निडरता, वीरता और निडरता, उदारता और भावुकता। अब यहाँ सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, वो अपना काम करते हुए पूरा दृढ़ है,
तो वो कर्तव्य परायण भी है और दृढ़ता भी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, हिमालय किसका प्रतीक है? हिमालय भारत का, देश का, मान सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, देखिए क्या है, पर्वतों के राजा का, पर्वत श्रृंखला का, युद्ध के स्थान स्थल का, या देश के मान का। तो देश के मान सम्मान का प्रतीक है हमारा हिमालय। नेक्स्ट है, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, में हमारे शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? अब किसके सर कट रहे हैं? जाहिर सी बात है, देश पर जो सैनिक अपनी जान दे रहा है उसके, है ना। देखिए क्या है, देश की रक्षा हेतु कुर्बान होते सैनिकों के लिए, देश की रक्षा हेतु घायल होते सैनिकों के लिए, देश की सीमाओं पर पहरा देते सैनिकों के लिए, देश के पर्वतीय हिस्सों में तैनात सैनिकों के लिए। तो सही हमारा क्या है? देश की रक्षा हेतु कुर्बान होते सैनिकों के लिए। चलिए, अब हमारे पास आ गए 4 वक्तव्य, देखते हैं क्या दिया गया है। सैनिक घायल अवस्था में भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करने से पीछे नहीं हटते। सैनिक युद्ध के लिए जाते समय अपने सभी उत्तरदायित्व किसी और को सौंप जाते हैं। सैनिक देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। सभी सैनिक मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होने के कारण ही अहंकारी होते हैं? नहीं। तो यहाँ पर देखिए, पहली चीज तो ये है, सैनिक घायल अवस्था में भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करने से पीछे नहीं हटते। ठीक है, एक ये सही है। तीसरे में आ जाइए, सैनिक देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते थे। तो 2 यहाँ पर सही है, का और गा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा एकदम सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, काव्यांश में देशवासियों से क्या अपेक्षा की गई है, क्या उम्मीद की जा रही है? देश के विकास की, देश के विस्तार की, देश की रक्षा की, या देश की संपन्नता की? तो जाहिर सी बात है, देशवासियों से जो करी जा रही है देश की रक्षा की उम्मीद। क्या ना, कट गए सर अब हमारे कुछ गम नहीं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये तुम्हारा कौन हवाले है? वो है देशवासी। भाई हमने तो कर ली, अब तुम्हारी बारी है कि तुम देश की रक्षा करो। तो सैनिक जो है वो देशवासियों से रक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 में हमारे काव्यांश जो दिया हुआ है, जो काव्य खंड है, उसी में से 2 प्रश्न रखे गए हैं और दोनों ही प्रश्न हमें करने हैं, बहुविकल्पी हैं। क्या दिया गया? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए, आंसर तो वैसे दे दिया गया है, लेकिन समझा देती हूँ। तोप अत्याचारी सत्ता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1857 में वो इस्तेमाल की गई थी और वो अत्याचारी सत्ता थी अंग्रेज सत्ता। ठीक है, तोप जैसी वस्तुओं को सजाकर रखना चाहिए, नहीं, ये व्याख्या गलत कर रहा है। तो ये हमने सजाकर रखी है, लेकिन अत्याचारी सत्ता का प्रतीक है। अब इसकी व्याख्या ये हो सकती है कि भविष्य में हम इस तरीके की गलती ना करें, ये सीखने के लिए इस तोप को सजाकर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन सही है, लेकिन कारण इसको गलत व्याख्यायित कर रहा है। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं। आत्मत्राण कविता में कवि अपने व्यथित चित्त के लिए ईश्वर से क्या मांगता है? अब आप बताइए क्या दिया है। उसका दिल बहुत दुखी है, सब कुछ है, अब वो क्या मांग रहा है? दुख का सामना करने हेतु सामर्थ्य, दुख का सामना करने हेतु सांत्वना, दुख का सामना करने हेतु करुणा, या दुख का सामना करने हेतु वंचना। तो आत्मत्राण कविता में कवि क्या कहता है कि मैं दुख का सामना खुद करूंगा, लेकिन आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए। तो सही क्या है यहाँ पर? दुख का सामना करने हेतु सामर्थ्य, मतलब मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि अपने दुख और तकलीफ का सामना मैं खुद कर सकूं। चलिए, अब हम आ गए प्रश्न संख्या 9, जहां पर हमारे गद्य खंड आधारित 7 प्रश्नों में से किसी एक पाठ से गद्यांश रखा जाएगा, उसको पढ़ना है और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिन्हें हमें उत्तर देना है। अब एक प्रश्न के लिए एक उत्तर रहेगा, तो 5 प्रश्न के लिए 5 उत्तर हो जाएंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। अब ये कौन सा चैप्टर है? तातारा वामेरों की कथा, वहां से लिया गया है।
पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तातारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत से उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। ठीक है, अब ये तातारा वामीरो का जो गद्यांश है इसे अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसी पे प्रश्न आएंगे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। उन्हें लगता था कि इसकी जो तलवार है जिसे वो कभी इस्तेमाल नहीं करता, इसमें बहुत ही ज्यादा एक ईश्वरीय शक्ति है। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अब आ जाते हैं इस पर आधारित 5 प्रश्नों में से। तो पहला प्रश्न है, गांव के लोग तातारा को क्यों पसंद करते थे? क्या रीजन था कि गांव के लोग बहुत पसंद करते थे? वह सुंदर और शक्तिशाली था, वह नेक और मददगार व्यक्ति था, वह बेहद शांत और सभ्य व्यक्ति था, वह सुंदर, बलिष्ठ और भोला व्यक्ति था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तातारा को लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो एक नेक और मददगार व्यक्ति था, दिल से बहुत नेक था और दूसरों को जब भी कोई मदद आवश्यकता पड़ती वो वहां पहुंच जाता था। नेक्स्ट है, दूसरे गांव के लोग भी पर्व त्योहारों के समय तातारा को क्यों आमंत्रित करते थे? क्या रीजन था कि लोग उसको बुलाते थे? उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, उसके साहसिक कारनामों के कारण, उसके त्याग और सेवा भाव के कारण, उसकी विलक्षण तलवार के कारण। तो क्यों बुलाते थे उसे? उसका रीजन ये था, उसके त्याग और सेवा भाव के कारण सभी उससे प्रभावित रहते थे, इसलिए हर एक पर्व त्योहार में उसे बुलाया जाता था। तीसरा प्रश्न है, तातारा की तलवार लोगों के बीच एक विलक्षण रहस्य क्यों थी? क्या कारण था कि वो एक तलवार जो है वो सभी के बीच एक रहस्य बनी हुई थी? क्योंकि तातारा उसे कभी अपने से अलग नहीं करता था, क्योंकि तातारा की तलवार लकड़ी की बनी हुई थी, क्योंकि तातारा उसका प्रयोग दूसरों के सामने नहीं करता था, क्योंकि तातारा अकेले ही अद्भुत साहसिक कारनामे किया करता था। तो ये रहस्य का कारण ये था क्योंकि तातारा अकेले ही अद्भुत साहसिक कारनामे किया करता था, क्योंकि पूरा गांव था और जो भी ऐसा कोई कारनामा हो वो अकेले कर ले, तो उन लोगों को लगता था जरूर इसके पास कोई पावर है, तो वो पावर उन्हें उसकी तलवार में लगता था। तो तलवार तो वो कभी किसी के सामने इस्तेमाल नहीं करे, कुछ नहीं करे, लेकिन पावर उसके पास पूरी रहती थी, तो ये रीजन उन्हें लगता था। प्रश्न संख्या 4 है, पारंपरिक पोशाक से क्या अभिप्राय है? गांव के सभी लोगों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक, गांव के युवाओं द्वारा पहने जाने वाली पोशाक, वो पोशाक जो किसी प्रदेश विशेष में सदियों से पहनी जाती हो, वो पोशाक जो किसी विशेष अवसर पर पहनी जाती हो। ठीक है, तो पारंपरिक पोशाक का तात्पर्य होता है वो पोशाक जो किसी प्रदेश विशेष में सदियों से पहने जाती रही हो, उसे पारंपरिक पोशाक कहते हैं। 5वां प्रश्न है, अब हमारे पास ये कथन और कारण आधारित प्रश्न है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। ठीक है, देखिए क्या है। कथन है, तातारा समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कारण देखिए क्या है, वह एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कि कथन तो सही है लेकिन कारण उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो सी वाले कथन पे आइए। कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। ठीक है, अब हम आ गए प्रश्न संख्या 10 पे, जहां पर हमारे गद्य खंड आधारित अध्यायों में से ही कोई 2 बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं।
इन्हें हम पढ़ेंगे और इन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर हैं उनको देखेंगे। क्या दिया गया है? पठित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। दो ही प्रश्न हैं। वर्तमान समाज में मौजूद शाश्वत मूल्य किसकी देन है? गिन्नी का सोना से पूछा गया है। व्यवहारवादी व्यक्तियों की, आदर्शवादी व्यक्तियों की, प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों की या स्वतंत्रता सेनानी की? तो सही क्या है? वो है आदर्शवादी व्यक्तियों की देन है। नेक्स्ट आते हैं, उत्कृष्ट होते हुए भी तीसरी कसम फिल्म सिनेमा घर में क्यों नहीं चली? फिल्म सबसे अच्छी थी लेकिन नहीं चली, क्यों? क्योंकि भाई उसे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले थे। एक बार रीजन ये भी था, प्रचार भी नहीं हुआ था। फिल्म की संवेदना का प्रचार ना होने के कारण, अच्छे गीतों के अभाव के कारण। ये तो नहीं, अच्छे गीत तो थे क्योंकि रिलीज होने से पहले ही उसके गीत बहुत फेमस हो चुके थे। शंकर जयकिशन ने उसका संगीत दिया था। फिल्म में कमजोर अभिनय बिल्कुल भी नहीं, वहीदा रहमान और राज कपूर ने किया था। स्ट्रॉन्ग अभिनय था हीरामन और हीराबाई का। फिल्म की कमजोर पटकथा नहीं, पटकथा यानी इसकी जो कहानी थी वो भी कमजोर नहीं थी। तो इसका जो सही रीजन है वो है फिल्म की संवेदना का सही प्रचार ना होने के कारण। चलिए अब हम आ गए हैं अपने खंड बा में। खंड बा में अब हमारे पास आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न। अभी तक तो हम बहुविकल्पीय कर रहे थे सारे, अब चलेंगे वर्णनात्मक प्रश्नों में। तो खंड बा में 2023 में जो वर्णनात्मक प्रश्न रखे गए थे वो हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से, पूरक पाठ्यपुस्तिका संचयन भाग 2 से, फिर उसके बाद हमारा पूरा रचनात्मक लेखन शुरू हो जाता है जिसमें अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है आपका, और उसमें चलता है आपका विज्ञापन है, सूचना लेखन है, ईमेल लेखन है, लघु कथा लेखन है। ये सारी चीजें आपके पास में आएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये शुरू हो रहा है प्रश्न संख्या 11 से। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो बुक है स्पर्श, उसके गद्य पाठ से 3 प्रश्न रखे गए हैं। हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वो भी कितने देने हैं? 60 शब्दों में। तो ध्यान रखिए ये क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न के लिए मिल रहा है 3 नंबर, तो 2 प्रश्न के लिए मिलेंगे 6 नंबर। तो ठीक है, करें हम तो तीनों आपको करा देते हैं। देखिए क्या है, बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए मानवीय क्रियाकलापों ने प्रकृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर उसे असंतुलित किया है। यानी कि हम डेवलपमेंट के नाम पे प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तो प्रकृति को हमने असंतुलित किया है। प्रकृति के इस असंतुलन का मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? पहली तो जो है इतना असंतुलन हुआ है, इसका मनुष्य के जीवन पर प्रभाव क्या पड़ा है ये बताना है। अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ के संदर्भ से बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। प्रकृति में होने वाले असंतुलन का परिणाम यह हुआ है कि मौसम अनिश्चित हो गया है। ये तो हम सभी आजकल देख रहे हैं, है ना। गर्मी में अधिक गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, तूफान, सैलाब और नित्य नए रोगों की वजह से मानवीय जीवन नकारात्मकता से प्रभावित हो गया है। अब जो चीजें, अब देखिए जब गर्मी पड़नी चाहिए तो गर्मी पड़ती नहीं है, और पड़ेगी भी तो बहुत भयंकर। ठंड में भी बहुत ठंड पड़ती है, कभी कभी पड़ती नहीं। बारिश बेवक्त बारिश होती रहती है, भूकंप आते हैं, बाढ़ आ जाती है, तूफान आते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जो चीजें पहले नहीं हुआ करती थी अब बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही हैं वो सारी चीजें। तो ये सभी मानव जीवन पर एक निगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। प्रकृति यानी पर्यावरण को असंतुलित बनाने का सबसे बड़ा कारण आबादी का बढ़ना है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है साथ साथ मनुष्य की आवास और भोजन की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ेगी तो हमें रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए उतनी चीजें चाहिए, हमारी बाकी जरूरतें, तो हम टोटली तो प्रकृति पर डिपेंड है कि नहीं। इसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है ताकि लोगों के लिए घर बनाए जा सकें। इसके अलावा सागर के किनारे अतिक्रमण कर नई बस्तियां बसाई गई हैं। इन दोनों ही कार्यों से पर्यावरण असंतुलित हो हुआ है। इस प्रकार बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने पर्यावरण में जहर भर दिया है और इस तरह प्रकृति असंतुलित होकर मानव जीवन को दुष्प्रभावित करने लगी है। ठीक है, तो ये सारे परिणाम हो रहे हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? तातारा वामीरो कथा के अनुसार गांव वाले तातारा के सदाचारी व्यक्तित्व से
से परिचित और प्रभावित थे। बात सही है, वो सबकी मदद करता था, सबसे अच्छे से बिहेव करता था, सभी लोग प्रभावित थे। फिर भी वामीरों के मामले में उन्होंने उसका साथ क्यों नहीं दिया? जब ये तातारा वामीरों की बात समझ में आई तो गांव वाले सब उससे प्रभावित थे, लेकिन वामीरों के मामले में किसी ने साथ नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा रीजन था वहां की परंपरा। परंपरा क्या थी? एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की से विवाह नहीं कर सकता था। तो पारस्परिक जो है वो आपका विवाह निषेध जो परंपरा थी, उसके चलते गांव वालों ने तातारा का साथ नहीं दिया था। देखिए क्या है, तातारा एक सुंदर और शक्तिशाली युवक होने के बावजूद एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई मुसीबत में होता तो हर कोई उसी को याद करता और वह भी भागा भागा वहां उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता। ठीक है, पहुंच जाता था कि नहीं पहुंच जाता था? उसके परोपकारी और अच्छे सदाचारी व्यक्तित्व से सभी गांव वाले उसे चाहते थे। तो जिस तरीके का उसका व्यवहार था, सभी गांव वाले उसे पसंद करते थे। तातारा और वामीरो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु दोनों एक ही गांव के नहीं थे, इसलिए रीति अनुसार उनका विवाह नहीं हो सकता था। रूढ़ियों में जकड़ा होने के कारण गांव वालों को उनका विलाप मंजूर नहीं था। अब चूंकि वो भी गांव वाले भी परंपरा का तो निर्वाह करेंगे, तो इस वजह से उन्हें वो रिश्ता मंजूर नहीं था। उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार अलग अलग गांव के निवासियों में विवाह संबंध संभव नहीं था। जब लोगों को तातारा वामीरों के प्रेम का पता चला तो वे तातारा को बुरा कहने लगे कि भाई पहले तो सब मदद कर रहे थे, लेकिन जब ये, अब ये जाहिर की बात है कि ये परंपरा तातारा को भी पता थी, तब भी वो लोग इसीलिए कह रहे थे कि भाई तुम सब जानते हुए भी तुमने ये काम किया, तो इसीलिए सब उसको बुरा कहने लगे। इसीलिए गांव वालों ने तातारा अपने सदाचारी व्यक्तित्व में लोकप्रिय होने के बावजूद भी वामीरों के मामले में गांव वालों से उसका साथ नहीं दिया। ठीक है, सब में प्रिय था, लेकिन तब भी वामीरों के मामले में जो है उसका साथ किसी ने भी नहीं दिया। नेक्स्ट आते हैं, बड़े भाई साहब कहानी में आपने पढ़ा कि छोटा भाई कक्षा में अव्वल दर्जे से पास हो रहा था। ठीक है, छोटा भाई यानी कि हमारे लेखक। बड़े भाई साहब असफल हो रहे थे, पूरा टाइम पढ़ने के बावजूद भी वो पास नहीं हो रहे थे। फिर भी वह बड़े भाई की नजरों में बचकर अपने खेल संबंधी शौक पूरा करता था। इसके पीछे क्या कारण था? भाई तब भी जब भी वो पास हो रहा था उसके बावजूद वो भाई से छिपकर ही जाता था। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? इसका सबसे बड़ा रीजन था कि छोटे भाई की नजरों में अपने भाई, बड़े भाई के लिए प्रेम भी था, व्यवहार भी, इज्जत भी थी, आदर सम्मान और एक डर भी था। इसी वजह से वो पास होने और बड़े भाई के फेल होने के बावजूद भी वो काम छिपकर ही करता था जो बड़े भाई को पसंद नहीं था। तो सबसे बड़ा था नजरों में सम्मान होना, जो छोटे भाई के अंदर था। छोटे भाई का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे। वह छोटे भाई से 5 वर्ष बड़े थे, इस कारण छोटे भाई पर उनका काफी रौब था। ठीक है, 5 वर्ष बड़े थे लेकिन तब भी रौब था। बड़े भाई के असफल होने के बाद भी उसे डर था कि वे उसे फालतू समय नष्ट करने के लिए डांटेंगे। छोटा भाई मानता था कि भले ही भाई साहब परीक्षा में असफल हो गए हों, परंतु वह उपदेश की कला में निपुण थे। वह अपनी तीक्ष्ण बातों से छोटे भाई को ग्लानि का अनुभव करा देते थे। छोटा भाई उनके कहाँ थे पूछने से ही डर जाता था। इस कारण वह अब भी बड़े भाई की नजरों से बच के ही खेलने जाता था। तो एक डर उसके अंदर था, इसलिए वो बड़े भाई से अभी भी छिपकर ही खेलने जाता था। अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 12 पे। यहाँ पर हमारे काव्यखंड आधारित प्रश्न दिए गए हैं। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर दिया गया है हमें कोई एक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में देना है। काव्यखंड पे है, मीराबाई रचित द्वितीय पद के अनुसार अपने आराध्य को पाने के लिए मीरा क्या क्या करना चाहती हैं और क्यों? ठीक है, तो जो द्वितीय पद है उसमें उन्होंने क्या क्या बोला? बाग लगाना चाहती हूँ, नित्य स्मरण करना चाहती हूँ, चीजें उन्होंने बोली ना भाई, बाग लगाना, नित्य स्मरण करना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो वृंदावन की गलियां हैं वहां उनके गीत गाना चाहती हैं। सब चीजें उन्होंने बोली, वही आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए क्या है, दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती हैं।
वह श्री कृष्ण को पाने के लिए अनेक कार्य करने के लिए तैयार है। वह श्री कृष्ण की दासी बनने को तैयार है। वे कृष्ण की सेविका बनकर रहने को तैयार है कि ठीक है भाई, हम सेविका बन के आपकी सेवा करेंगे। वे उनके विचरण अर्थात घूमने के लिए, बाग बगीचे लगाने के लिए तैयार है। गली में श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान भी करना चाहती हैं। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनाना चाहती हैं ताकि श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। और यहाँ तक कि आधी रात को जमुना नदी के किनारे कुसुम्भी साड़ी ये पहनकर दर्शन करने के लिए भी तैयार है। तो दूसरे वाले पद में उन्होंने जो जो करने के लिए बोला है वो सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण की चाकरी इसलिए करना चाहती हैं ताकि उन्हें इसी चाकरी के बहाने दिन रात कृष्ण की सेवा का अवसर मिल सके। मीरा उनके नाम का दिन रात स्मरण करना चाहती हैं तथा अनन्य भक्ति भाव दर्शाना चाहती हैं। तो स्मरण तो करना चाहती है लेकिन वो उसी हिसाब से भक्ति भाव भी दर्शा रही है। इस प्रकार मीरा दासी बनकर श्री कृष्ण के दर्शन, नाम स्मरण रूपी जेब खर्च और भक्ति रूपी जागीर तीनों प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाना चाहती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो उनका जीवन सफल ही कैसे है, वो श्री कृष्ण में हो चुकी है पूरी तरीके से। सोते जागते उठते बैठते हर समय उन्हें श्री कृष्ण की याद है। तो इस तरीके से वो अपना सब कुछ श्री कृष्ण को दे रही है और कुछ भी ऐसा करें जिससे वो श्री कृष्ण का सानिध्य पा सके। हर समय वो श्री कृष्ण को ही देखना और सोचना चाहती हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यता कविता में कवि ने कैसे जीवन को व्यर्थ बताया है और क्यों? वो जीवन जो खुद अपने लिए ही सोचे, यानी कि जो स्वार्थी हो, जो दूसरे का भला ना करे, दूसरे का अच्छा ना कहे, ऐसा जीवन जो है वो व्यर्थ होता है। कहते हैं ना, आप ही चरे वो पशु प्रवृत्ति है। जो खुद अपने लिए ही जी रहा है वो तो पशुओं का जीना है। मनुष्य कैसा है, जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों का भलाई करे, दूसरों के लिए अच्छाई करे, वो मनुष्य कहलाता है। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति सदा यादों में अमर रहते हैं। जो हमारी यादें रहती हैं, अब जैसे किसी ने हमारे लिए अच्छा किया, वो व्यक्ति मर भी जाए लेकिन हम उसे हमेशा याद करते रहेंगे, है कि नहीं? और उनका जीवन सार्थक होता है। कवि के अनुसार जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। जो व्यक्ति संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है और उसका जीवन अर्थपूर्ण होता है। परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि दूसरों के हित के लिए कार्य करने पर ही हमारा जीवन जीने के अर्थ पूरा होगा। ठीक है, जो व्यक्ति खुद के लिए जीता है वो जीते हुए भी मरा है और उसका जीवन व्यर्थ है। समझ में? जो खुद के लिए जी रहा है उसका जीवन तो व्यर्थ ही हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर 2 प्रश्न करने थे, है ना। 60 शब्दों में 3 नंबर का एक प्रश्न था, 2 प्रश्न करेंगे 6 नंबर में। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि अचानक पर्वत पंख लगाकर उड़ गया। अब देखिए, पर्वत प्रदेश में पावस में क्या हुआ था कि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में बरसात का मौसम है, एकदम से पर्वत के सामने जो है बहुत सारे बादल आ गए, तो पर्वत दिखाई देना बंद हो गया। अब साथ ही साथ बादल के आने से बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई, तो उस गड़गड़ाहट से ऐसे मानो लगा, एक तो पर्वत दिखाई नहीं दे रहा, तो उससे लगा कि जैसे मानो पर्वत जो है वो पंख लगाकर उड़ गया हो। बिजली का चमकना, बादल के खड़खड़ाने से बहुत तेज आवाज हुई थी, तो उससे लगा कि पंख लगाकर वो उड़ गया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति अपना रूप पल पल बदल रही है। कवि के अनुसार प्रकृति में अचानक इतना परिवर्तन आ गया जिससे पूरा चित्र ही बदल गया। क्या हो गया? पूरा चित्र बदल गया। वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। क्या हो? आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है। इस अंश का भाव यह है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय में
क्षण क्षण होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों तथा अलौकिक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र देवता ही अपने बादल रूपी यान में घूम घूम कर इंद्रजाल यानी कि जादू फैला रहा है। अर्थात बादलों का पर्वतों से टकराना और उन्हीं बादलों में पर्वतों व पेड़ों का पल भर में छिप जाना। भाई बादल आ जाएंगे तो क्या होगा, हम सब छिप जाएगा, हमें दिखेगा तो है ही नहीं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों का आकाश की ओर निरंतर ताकना, लगातार देखना, बादलों के मध्य पर्वत जब दिखाई नहीं पड़ते तो लगता है जैसे इंद्रदेव के फैलाए माया जाल से पर्वत अचानक पंख लगाकर उड़ गया। तो जो माया जाल उसे लगा जैसे लगा एकदम से पंख लगाकर वो उड़ गया है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 में। तो हमारे प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न थे? 18 प्रश्न थे। तो 13 कर लेने के बाद हमारे पास कितने प्रश्न बचेंगे? 5 प्रश्न। 5 प्रश्न हमारे किस में रहेंगे? वो हमारे रचनात्मक लिख लेंगे। और ये 13वां प्रश्न है हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका का प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखने हैं। तो जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है ना, कौन सी? संचयन भाग 2, उसके 3 अध्यायों में से तीनों प्रश्न रखे जाएंगे और सिर्फ हमें 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न हमें 60 शब्दों में करना है और एक प्रश्न के लिए हमें मिलेंगे 3 नंबर। 2 करोगे तो 6 नंबर। ठीक है, देखिए क्या है। हरिहर काका कहानी पारिवारिक जीवन में कुछ घर कर चुकी स्वार्थपरकता और हिंसा प्रवृत्ति को बेनकाब करती है। तर्क संगत उत्तर दीजिए। हरिहर काका का अपना कोई परिवार नहीं था, उनके बच्चे नहीं थे, पत्नी नहीं थी, तो वो अपने भाइयों के परिवार के साथ रहते थे। अब भाई के परिवार भी उनका देखभाल आदर सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उनके पास जो जमीन है वो उनको प्राप्त हो जाए, हरिहर काका के पास जो जमीन है। लेकिन जब हरिहर काका जब उस जमीन को उनके भाइयों के नाम नहीं लिखते हैं तो अब वहां पर क्या होता है? हिंसा जन्म लेती है। हरिहर काका को मारना, पीटना, धमकाना, यहाँ तक कि मार देने तक की धमकी दी जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो जमीन वो अपने भाइयों के नाम लिख दे। तो ये पूरी कहानी ये बता रही है कि परिवार में पैसे का लालच, जमीन प्रॉपर्टी के लालच के चलते बुजुर्गों के साथ जो स्वार्थपरकता की जाती है, जो हिंसा की जाती है, उसे उजागर किया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज का एक कड़वा सत्य है। कुछ हिस्सों में ऐसा होता है जहां अपने बड़ों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि उनसे हमें जितना फायदा है उतना ही हम फायदा ले सकें। समाज में रिश्तों नातों का एक विशेष स्थान है। सामाजिक जीवन को सुचारू रखने के लिए इनकी महत्ता को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। परंतु आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। हरिहर काका कहानी ने पारिवारिक रिश्तों की कड़वी सच्चाई तथा धार्मिक पाखंडवाद से हमें रूबरू कराया है। आज के भौतिकवादी युग में पूरी दुनिया अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि इससे मुझे जो फायदा हो वो मुझे मिल जाए। आपसी खून के रिश्तों में भी प्रेम, सेवा, सहयोग, विश्वास का स्थान स्वार्थ और लालच ने ले लिया है। यहाँ हमारी मानवीय मूल्यों के कोई मायने नहीं है कि मतलब मानवीय मूल्य, मानव होते समय हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पर वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। रिश्तों की अहमियत खत्म हो चुकी है। धार्मिक संस्थाएं भी ढोंगियों व पाखंडियों के कब्जे में है। अब जैसे यहाँ पर वो जो आया था ना महंत ठाकुरवाड़ी का, वो भी देखो पाखंडी था। वो भी हरिहर काका को पहले तो बहलाता फुसलाता है, वो नहीं मानते तो उनका अपहरण करके उनके साथ मारपीट करता है, कोरे कागज पे अंगूठा भी ले लेता है कि नहीं। स्वार्थ के लिए अपनों को मौत के घाट उतारने का प्रयास करने वाले रिश्तेदारों से भी ये कहानी हमें वाकिफ कराती है। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों द्वारा दुर्व्यवहार किए गए जाने पर पुजारी व महंत ने भी उनकी जायदाद के लालच में काका की बहुत आवभगत करी। अब जब उसे पता चला कि घर में ये हो रहा है तो उससे फायदा उठाते हुए वो उन्हें ठाकुरबाड़ी ले आया, खूब उनकी सेवा भाव करी। किसी भी तरह से उनकी जायदाद को अपने नाम लिखाना चाहते थे, किंतु हरिहर काका ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ठाकुरबाड़ी के नाम नहीं लिखेंगे। तो उन्हें अपने पुजारियों से पिटवाया, कोरे कागज पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए, यहां तक कि उन्हें जान से मारने की भी धमकी ली। तो चाहे परिवार हो चाहे बाहर हो, सभी लोग जो हैं वो क्या हैं? स्वार्थी।
किस व्यक्ति से कितना फायदा वो उठा सकते हैं, इसी तक उनका जो है साथ रहता है। अब आ जाते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? वर्तमान में विद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को देखते हुए मास्टर प्रीतम चंद जैसे अध्यापकों की आवश्यकता है। इस कथन से सहमति या असहमति के संबंध में अपने तर्कसंगत विचार दीजिए। प्रीतम चंद जो है वो एक दंड विधान पर यकीन करते थे कि भाई अगर किसी को आपको सुधारना है या सम करना है तो उसको आप सजा दीजिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि आज अनुशासनहीनता बढ़ी है, लेकिन तब भी इतना कठोर दंड की आवश्यकता नहीं है। पनिशमेंट मिलनी चाहिए पर शारीरिक तौर से नहीं, इस तरीके से जैसे आप यहाँ पर पेनल्टी लगा दीजिए, सस्पेंशन कर दीजिए, 5 दिन के लिए आपने सस्पेंड कर दिया। शारीरिक दंड जो है वो व्यक्ति को उद्दंड बनाता है, इसलिए शारीरिक दंड तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ बाकी दंड दिए जा सकते हैं जो आर्थिक तौर पे भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आर्थिक तौर पे हमने कहा ना कि भाई आप कुछ क्या कहते हैं वो लगा दीजिए दंड, आर्थिक दंड की इतना आप पैसा जमा करिए अगर आपने ये काम किया है, या आप कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं स्कूल कॉलेजेस से, या आप किसी क्लास में अगर कोई शैतानी करी तो क्लास से सस्पेंड कर सकते हो, कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ शारीरिक दंड जो प्रीतम चंद देते थे उस तरीके का दंड हमें सही नहीं लगता। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में जिन तरीकों का उल्लेख हुआ है वो इस प्रकार हैं। पीटी टीचर प्रीतम चंद नामक शिक्षक बिल्ला मार मार कर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। बिल्ला मतलब जानते हो, बेल्ट होता है, बेल्ट के आगे बकल होता है, उसको बिल्ला कहते थे। मतलब वो बेल्ट से मारते थे और वो बिल्ला जब लगता था, वो जो बकल जब शरीर पे लगता था तो बहुत भयानक चोट लगती थी। ठीक है, चमड़ी उधेड़ देते थे, यानी कि लोगों की स्किन तक जो है वो छिल जाती थी। विद्यार्थियों को अनुशासन के नाम पर कान पकड़कर पीठ के बल ऊंचा खड़ा करना रहता था। ठीक है, तीसरी चौथी कक्षाओं के बच्चों में थोड़ा सा भी अनुशासन भंग होता तो वो उन्हें कठोर सजा मिलती थी। अब छोटे बच्चे तो अनुशासन भंग करेंगे, तीसरी चौथी में बच्चे समझदार ही कितने होते, उन्हें इतना कठोर दंड देना ताकि वे छात्रों के जीवन में अनुशासन की नींव दृढ़ बना सके। उस जमाने की शिक्षा पद्धति में अनुशासन के लिए डांट फटकार की अनुमति तथा असहमति भी थी। ठीक है, विद्यार्थियों को डंडे और थप्पड़ मारना, लंबे समय तक धूप में मुर्गा बनाकर खड़े करना आदि प्रकार के दंड से छात्र भयभीत हो जाते थे। ये सारी चीजें करने से बच्चे डरते थे। ये उस समय की बात है, ठीक है, जब ये बात चल रही थी। उनमें अनुशासन आए ना आए लेकिन उन्हें शारीरिक तथा मानसिक कष्ट झेलना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में स्वीकृत मान्यताएं इसके विपरीत हैं। आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते, गवर्नमेंट की ये सख्त मनाही है। छात्रों को पीटना कानूनी जुर्म है। शिक्षकों को आज विद्यार्थियों को पीटने का अधिकार नहीं है, इसलिए विद्यार्थी निडर होकर अनुशासनहीनता की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज पहले की भांति विद्यार्थी शिक्षकों से डरते नहीं हैं। लेकिन आजकल बच्चों में अनुशासन का विकास करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए गए, ठीक है, जिनमें उन्हें शांत, तनाव मुक्त और सौहार्दपूर्ण वातावरण में शिक्षा दी जाती है। यानी कि क्लास के एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा वर्क किया गया है, बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए वो एनवायरनमेंट। इस प्रकार की शिक्षा अनुशासन के साथ बच्चों के मन में रुचि और नैतिक मूल्यों का विकास करती है। तो जब हम ये एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं बच्चों को, तो बच्चे क्या है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, साथ ही साथ टीचर्स जो सिखा रहे हैं वो सीखते भी हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए तरीका उपयुक्त है। इसीलिए वर्तमान में विद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता को देखते हुए मास्टर प्रीतम चंद जैसे अध्यापकों की आवश्यकता है। इस विधान से मैं असहमत हूँ। बिल्कुल भी इस तरीके के टीचर्स की आवश्यकता नहीं है जो बच्चों के साथ इतना कठोर शारीरिक दंड दे। फिर आ जाते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। यहाँ क्या दिया है, टोपी शुक्ला अपनी दादी को नापसंद क्यों करता था, पाठ के आधार पर लिखिए। टोपी शुक्ला की दादी जो है वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना स्ट्रिक्ट, अनुशासन पसंद स्त्री थी, जो कि क्या कहते हैं कि छोटी सी भी गलती पर बहुत ज़्यादा डांटती थी। ये सारी चीज़ें होती थी। कभी प्यार से, जैसे दादी नानी होती है, प्यार से कहानी सुनाना, प्यार करना, वो सारी चीज़ें उनके अंदर कहीं ना कहीं नहीं थी। तो इस वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था वो, और इसलिए वो कहाँ जाता था, इफ़न की दादी के पास में, है ना।
टोपी शुक्ला को इफ़न की दादी से जो स्नेह मिलता था वैसी ममता अपनी दादी से नहीं मिलती थी। टोपी की दादी का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह हमेशा टोपी को डांटती फटकारती रहती थी। वह परंपराओं में बंधी होने के कारण कट्टर हिंदू थी। ठीक है, वह टोपी को इफ़न के घर जाने से भी रोकती थी कि भैया वहां नहीं जाओ। इन्हीं कारणों की वजह से टोपी को अपनी ही दादी से अलगाव था, नहीं पसंद था वो। इतना कि उसमें इफ़न से उनकी दादी की मौत पर यह कहा था कि इफ़न की दादी की जगह उसकी यानी कि टोपी की दादी मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा होता, जब इफ़न की दादी मर जाती, क्योंकि वो इफ़न की दादी से बहुत प्यार करता था। तो सोचिए अपनी दादी से कितनी नफरत करता था कि कहता है कि मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा था, तुम्हारी दादी ना मरती। ठीक है, तो यहाँ पर वो नफरत पता चल रही थी। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 में, जहां से प्रश्न संख्या 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 प्रश्न हमारे पास में क्या रहेंगे, हमारे लेखन आधारित, रचनात्मक लेखन आधारित। तो 15वां प्रश्न जो हमारा आ रहा है, सॉरी 14वां प्रश्न जो आ रहा है वो है अनुच्छेद लेखन का। यहाँ पर हमारे पास 3 शीर्षक दिए गए हैं अनुच्छेद के, जिसमें से हमें एक करना है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद आपको लिखना है। कितना? 100 शब्दों में। तो कोई जो भी लिखेंगे और जो भी लिखेंगे उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला है स्वदेशी अपनाओ। संकेत बिंदु दिए गए हैं, ये क्या है, आवश्यकता क्यों है, देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव और सुझाव, ये 4 दिए गए हैं। तो देखिए क्या है, स्वदेशी अपनाओ ये क्या है, आवश्यकता क्यों है इसकी, तीसरा है देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव और चौथा है सुझाव। ठीक है, तो अब इन्हीं 4 संकेत बिंदुओं पर हमें लिखना है अपना अनुच्छेद। देखिए क्या है, देश जितना अधिक अपनी चीजों पर निर्भर होता है और अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल यानी स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, वह देश उतना ही अधिक विकसित भी होता है। स्वदेशी वस्तुएं मतलब अपने ही देश के कारीगरों द्वारा बनाई हुई चीजें या अपने ही देश के लोगों द्वारा निर्मित वस्तुएं। ठीक है, जो हमारे ही देश में मैन्युफैक्चर हो रही हैं। स्वदेशी शब्द का उपयोग भारतीय कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जो स्वदेश में ही बनती है। ठीक है, स्वदेशी अपनाने से देश आत्मनिर्भर बनेगा। भाई हमारे ही देश में बन रहा है, हमारे देश में खप रहा है, तो हमारे देश का पैसा बाहर तो जा नहीं रहा है। तो इस तरीके क्या हो रहा है, जो हमारे देश के कारीगरों को जो पैसा मिलेगा तो वो भी मजबूत होंगे, उनकी भी लिविंग जो रहन सहन है, खान पीन है, उसका अच्छा सुधार होगा, उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। और साथ ही हम अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी संस्कृति के भी करीब रहेंगे। तो स्वदेशी चीज़ें अपनाने से बहुत फ़ायदा है। अगर सुई से लेकर जहाज तक जरूरतों के सामान अपने ही देश में निर्माण किए जाएंगे तो अन्य देश हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर मनमाने दाम से वस्तुएं बेच नहीं पाएंगे। अब भाई देखिए, मान लीजिए विदेश में अमेरिका से अगर हम कोई चीज मंगाते हैं तो वहां मैन्युफैक्चर होता है, वहां से फिर हम यहाँ लेकर आते हैं, उसके चार्जेस होते हैं, कस्टम ड्यूटी होती है, बहुत सारी चीज होती है। और दूसरा, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होता तो विदेशी कंपनियां उसका रेट भी बहुत अच्छा लगाती हैं और हमें अन्य देशों से मजबूरी में इन वस्तुओं को ऊंचे दाम पर खरीदना भी नहीं पड़ेगा। घरेलू उत्पादन बढ़ने से सरकार को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होगा, यानी कि पैसा भी ज्यादा प्राप्त होगा। स्वदेशी कंपनियों की कार्यप्रणाली भी देश की प्रतिस्थिति के अनुकूल होती है। स्वदेशी की भावना राष्ट्र प्रेम को बढ़ाती है। हम अपने देश के प्रति भी उसकी अच्छाइयों को जानेंगे तो हमारे अंदर राष्ट्र को लेकर प्रेम बढ़ेगा। यदि हम देश से बनी चीजों को खरीदते हैं तो हमारे देश का पैसा हमारे देश के लोगों के पास ही रहेगा। भाई हमारा पैसा, अब अगर वो बना रहे हैं तो क्या होगा, उन्हीं का, तो हमारा देश का पैसा हमारे देश में है, बाहर तो नहीं जा रहा है। और यहीं से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। स्वदेशी की अवधारणा भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दृष्टि से एक प्रभावकारी रणनीति है। तो ये हमें बहुत अच्छा है कि अगर हम अपनाते हैं तो हमारे लिए आगे चलकर बहुत अच्छा है, हमारे देश को मजबूत बनाएगा। सभी देशवासियों से मेरा सुझाव है कि अगर हम विदेशी वस्तुओं में रुचि लेना बंद करें तो हमारी स्वदेशी की भावना भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन साबित होगी।
आज हम संकल्प लें कि चाहे हमें किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहना पड़े, तो भी कम से कम कोई भी विदेशी उत्पाद को नहीं खरीदेंगे। मतलब बाहरी जो सामान आ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेड इन चाइना है, मेड इन जापान है, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेनी है। हमें जो मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ है वही लेना है। स्वदेशी को बढ़ावा दें, देश की प्रगति में सहयोग करें। चलिए अब हम आ जाते हैं खा, यानी कि हमारा दूसरा जो आपके पास में ऑप्शन है अनुच्छेद का दूसरा क्या है? सोशल मीडिया का मायाजाल और युवा। हम सभी इस चीज से वाकिफ हैं। सोशल मीडिया में हम लोग आजकल पूरी तरीके से घुसे हुए हैं। तो अब इसमें युवा फंसा हुआ है। अब इसमें हमें लिखना क्या है? संकेत बिंदु है, सोशल मीडिया क्या है आपको पहले ये लिखना है, युवाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ये लिखना है, माया जाल कैसे है और बचाव हेतु सुझाव क्या है। तो 4 संकेत बिंदु हैं, इन 4 संकेत बिंदुओं के आधार पर हमें लिखना है। चलिए देखिए क्या है। सोशल मीडिया मूल रूप से कंप्यूटर या किसी भी मानव संचार प्रणाली द्वारा जानकारी के आदान प्रदान करने से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम अपनी जानकारी वहां से ले सकते हैं, वो कोई दूसरा उसमें शेयर करता है, तो इस तरीके से हम अपनी जानकारी दे रहे हैं और किसी दूसरे की ले रहे हैं, जो कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से प्राप्त की जाती है। सोशल मीडिया आपको विचारों, सामग्री, सूचना और समाचार इत्यादि की बहुत तेजी से एक दूसरे से साझा करने में सक्षम है। हम बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ ये चीजें साझा कर रहे हैं। आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इंटरनेट से जुड़े संसाधनों में उलझे रहते हैं। अब आप देखिए, सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, आप बुजुर्गों को भी एक कोने में मोबाइल लिए देखेंगे, वो भी उसी के अंदर उलझे हुए हैं। रील स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो बुजुर्ग भी उसके अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। सिर्फ युवा वर्ग कर रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते। सोशल मीडिया की बादशाहत पूरे समाज पर है। लोग और खासकर युवा पीढ़ी सामाजिक नेटवर्किंग वेबसाइट यानी कि सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेटिंग साइट्स, यूट्यूब और अन्य कई साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम सभी को पता है। सोशल मीडिया के प्रति युवाओं के एक बहुत बड़े हिस्से का आकर्षण एक गहरी लत के स्तर पर जा पहुंचा है। देखिए, जरूरत के लिए इस्तेमाल करना एक अलग चीज होती है, लेकिन हमेशा उसी में घुसे रहना वो एक लत हो जाती है कि हमें इस चीज की उनको लत हो चुकी है। यह एक मायाजाल की तरह युवाओं के आदत बन चुका है। इस आदत ने सामाजिक जीवन को व्याधि के स्तर तक प्रभावित किया है। यानी कि हमको एक बीमारी हो गई है, इस स्तर तक हम इससे प्रभावित हैं। इन गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण युवाओं में शारीरिक बीमारियां अत्यधिक बढ़ रही हैं। अब हम अगर सारे टाइम उस मोबाइल पर या टैब पर लगे रहेंगे तो क्या होगा? हमारी आंखें हैं, मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है। हम एक जगह बैठे बैठे अपनी आंखें खर्च कर रहे हैं, फालतू का ज्ञान ले रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं? क्योंकि शारीरिक श्रम या गतिविधियों में तेजी से कमी आ रही है। नींद पर्याप्त न लेने के कारण कामकाज के प्रति रुचि कम होते जाना जाहिर होने लगा है। अब जब हमें नींद पूरी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा काम में मन नहीं लगेगा, है कि नहीं? अब एक करके देखो, आप लोगों का आजकल काम क्या है? पढ़ना है। एक दिन रात में 3 बजे तक आप मोबाइल अगर देख लो तो सुबह उठ नहीं सकते, और मान लो अगर उठ भी जाओगे तो आप पूरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि शरीर को जो रेस्ट चाहिए हमने वो रेस्ट दिया नहीं है। सोशल मीडिया उन्हें भय और आक्रामकता का शिकार बना रही है। अब जब हमारे साथ ये बिहेवियर रहेगा तो क्या होगा? हम चिड़चिड़े होंगे। कोई हमसे जरा सी बात कहेगा तो हम तुरंत उस पर भड़क पड़ेंगे। होगा कि नहीं होगा? और कहीं ना कहीं आत्महत्या की प्रवृत्ति के उत्पन्न होने में योगदान करती है। अब ये सारी चीजें होंगी तो निगेटिविटी आएगी, निगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होगी तो लोग सुसाइड तक करते हैं। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ट्रोलिंग, अफवाहें फैलाना, ऑनलाइन यौन उत्पीड़न आदि इसके भयावह परिणाम भी हैं, जो युवा पीढ़ी में अविश्वास, हिंसा, भावनात्मकता, आक्रामकता को बढ़ावा दे रहे हैं। और इन दुष्परिणामों को जानते हुए भी एक माया जाल की तरह युवा पीढ़ी सोशल मीडिया की ओर खिंचती ही चली जा रही है। तो युवा पीढ़ी ये सब कुछ जानती है लेकिन तब भी कहीं ना कहीं उसके अंदर जा रही है। सभी को मेरा सुझाव है कि सोशल मीडिया का प्रयोग विवेकपूर्ण रूप से करें, यानी कि सोच समझ कर करें।
गलत उपयोग ना करें और ना ही उसे बढ़ावा दें। इस पर प्रभावी अंकुश के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया के द्वारा अपनी अच्छाइयां और रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकती है। हम बहुत सारी चीजें हैं कि मुझसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, है कि नहीं? सही ज्ञान का आदान प्रदान, विभिन्न संस्कृतियों और क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ना इत्यादि के जरिए सोशल मीडिया को एक सशक्त और बेजोड़ उपकरण के रूप में तैयार कर सकती है। अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो आगे चलकर हमारे लिए एक मजबूती का काम करेगी, क्योंकि हम उससे बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें उसमें अच्छी हैं, लेकिन हम अपना समय फालतू में ना बिताकर जो चीजें सीखने लायक है उसमें सीखिए, काम करिए। चलिए, तीसरा और अंतिम हमारे पास में अनुच्छेद का ऑप्शन क्या दिया है? लड़का लड़की एक समान। हम कहें बहुत समय पहले ये सारी चीजें होती थी, आज से 5-7 साल पहले चले जाओ तो होता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये डिफरेंस कम हो रहा है। ठीक है, लड़के और लड़की का जो भेद है अब धीरे धीरे वो ना के बराबर होता जा रहा है। बहुत जगहों तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, अगर हम इंटीरियर इलाकों में जाएं तो वहां पर ये हमें अभी भी देखने को मिलता है। चलिए देखते क्या है संकेत बिंदु। इस सोच की आवश्यकता क्यों है? तो इस सोच की आवश्यकता का सबसे बड़ा कारण है जो पिछली जो रूढ़ियां चली आ रही हैं उसके चलते ये सारी चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट है लड़कियों को बढ़ावा कैसे? तीसरा है देश समाज पर इसका प्रभाव, और चौथा है सुझाव। आप क्या सुझाव देंगे? चलिए देखिए क्या है। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें मुख्य रूप से दो लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है कि लड़कियों को लड़कों से कम आंका जाता है और इसी का आधार बनाकर उनके साथ दुर्व्यवहार होता आ रहा है, जिसमें आज के समय में भी कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, हम ये कहें कि कमी हो गई है तो ये मतलब जब हम कह सकते हैं जब ये अनुच्छेद लिखा गया तो कमी नहीं होगी, लेकिन आज तो हम ये देखते हैं कि कमी आई है। आवश्यकता है आज उस दकियानूसी सोच को बदलने की कि लड़की लड़कों से कमतर है। लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रखा जाए। ठीक है, शिक्षा के अधिकार से हमें वंचित नहीं रखना है। उन्हें आगे बढ़ने का हर एक अवसर प्रदान किया जाए। उनकी स्वाधीनता को रूढ़िवादी सोच की जंजीरों में ना जकड़ा जाए कि भाई लड़कियों को बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। जो एक रूढ़िवादी परंपरा होती है उसमें उनको ना जकड़ा जाए। लड़कियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों व दुर्व्यवहारों के विरुद्ध कड़े कानून बनाए जाएं व उनका सख्ती से पालन किया जाए। पढ़ी लिखी व प्रगतिवादी सोच वाली लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। जिन लड़कियों को अवसर मिलता है वो देखिए, आप हर क्षेत्र में आप लड़कियों को देखेंगे कि नहीं, चाहे वह घर की व्यवस्था संभालना हो, चाहे नौकरी या बिजनेस हो। देश व समाज की प्रगति में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कहीं कम है। आज आवश्यक है यह समझना कि नारी ही समाज की जननी है। घर का आंगन बेटी के बिना अधूरा है। उन्हें जन्म लेने या अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उन्हें सहयोग दे, उनकी प्रगति में रुकावट ना बने। ठीक है, तो यहां पर हमारे खत्म हो गए अनुच्छेद। 3 अनुच्छेद थे, तीनों हमने करा दिए। अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 15 में, जहां हमारे सामने आएंगे 2 पत्र और दोनों में से हमें करना है सिर्फ एक पत्र। ठीक है, क्या है? आप अर्णव या अरणी हैं और काखागा नगर के निवासी हैं। आपके क्षेत्र के बाजारों में प्रतिबंध होने के बावजूद प्लास्टिक थैलियों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर निगम अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। औपचारिक पत्र ही आपके सिलेबस में है, वही आया है। ध्यान रखिएगा 100 शब्दों में लिखना है। कोई भी दोनों में से जो भी आप पत्र करेंगे उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू कैसे होगा देखिए। सेवा में नगर निगम अधिकारी काखागा नगर। अब चूंकि यहाँ पर काखागा नगर लिखा है तो हम काखागा नगर ही लिखेंगे। पुणे दिनांक, जो भी आप जिस भी डेट को लिखोगे वो। विषय बाजारों में प्रतिबंधित होने के बावजूद प्लास्टिक थैलियों का उपयोग। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं काखा नगर क्षेत्र का निवासी हूं। इस पत्र के द्वारा आपका ध्यान अपने क्षेत्र के बाजारों में खुले आम धड़ल्ले से हो रहे प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। सरकार के प्रतिबंध और सख्ती के बाद भी कस्बे भर में पॉलिथीन का इस्तेमाल रुक नहीं रहा है।
कूड़े के ढेरों पर पॉलीथीन का अंबार लगा हुआ है। यह पॉलीथीन पशुओं और पर्यावरण के लिए घातक है। सब्जी फल विक्रेताओं के यहाँ तो धड़ल्ले से पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालात ऐसा है कि कस्बे में जहां जहां कूड़ा पड़ा है उसमें सबसे ज्यादा पॉलीथीन ही नजर आती है। इतना ही नहीं, नाले नालियों में भी पॉलीथीन होती है। अब नाले नालियों में होगा तो क्या होगा, पॉलीथीन से तो नाले नाली चौक हो जाएंगे, पानी प्रवाहित नहीं होगा। इसके कारण पानी का बहाव कम होने और बारिश के दिनों में जल भराव होने की संभावना है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के बाजारों में प्लास्टिक थैलियों का उपयोग करने वाले विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं पर उचित कार्रवाई कराई जाए और पॉलीथीन की बिक्री तुरंत बंद कराई जाए तथा अधिकारियों के स्तर से कोई सख्त रुख अपनाया जाए। इससे पर्यावरण की रक्षा करने में आपका भी योगदान बनेगा। कृपया यथाशीघ्र कार्रवाई करें। धन्यवाद, भवदीय अर्णव। ठीक है, तो ये हमारा पहला पत्र हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पत्र पे। क्या दिया गया, अब दोनों में से हमें कोई एक करना था। पहला पत्र देख लिया, दूसरा पत्र है आप भुवन गुलेरिया या भावना गुलेरिया हैं। ठीक है, आपका पूरा नाम बता दिया गया। आप आबासा नगर में रहते या रहती हैं। आपके क्षेत्र के पार्क को लोगों ने सार्वजनिक धरना प्रदर्शन का केंद्र बना लिया है। तो आपकी कॉलोनी के पास जो भी पार्क है उसमें आए दिन जो है धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, जिससे वहां के निवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जागरूक समाचार पत्र मुंबई के संपादक को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र आपको लिखना है। आपका नगर आगबासा है, समस्या आपने बता दी है और साथ ही साथ उस पत्र जिस संपादक को पत्र आप लिख रहे हो उस समाचार पत्र का नाम भी दे दिया गया है, जागरूक समाचार पत्र। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, जागरूक समाचार पत्र मुंबई। दिनांक लिख दिया, जो भी उसकी दिनांक है वो लिखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे विषय पर। क्षेत्र के पार्क में सार्वजनिक धरनों की समस्या की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने तथा समस्या के समाधान हेतु पत्र। ठीक है, आप ध्यान भी आकर्षित कर रहे हो और साथ ही जो है आप सुझाव भी दे रहे हो, समाधान भी दे रहे हो। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से हमारे क्षेत्र के पार्क को सार्वजनिक धरना प्रदर्शन केंद्र बनाए जाने की समस्या की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। आशा है कि आप मेरे इस पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। मैं आबासा नगर के निवासी हूँ और अत्यंत खेद के साथ मुझे लिखना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र के पार्क को अनेक लोगों ने सार्वजनिक धरना प्रदर्शन का केंद्र बना दिया है। यानी कि सार्वजनिक तौर पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना वाले पार्क में बैठकर जोर जोर से आवाज करते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं तथा उनका इस्तेमाल किया हुआ खाने पीने का और अन्य सामान, कागज इत्यादि यहाँ वहां बिखरा पड़ा होता है। इससे पार्क की शोभा कम होती जा रही है। तो पार्क जो इतना सुंदर था वहां इतनी गंदगी हो जाती है कि मतलब देखने में पार्क बहुत खराब लगता है। साथ ही इस धरने वाले लोगों के कारण पार्क में बच्चे खेल नहीं पाते, बुजुर्ग लोग टहल नहीं पाते और अन्य जनता के लिए पार्क में घूमने फिरने की जगह भी नहीं रह गई है। ये धरना प्रदर्शन करने वाले किसी भी समय तक अपने निजी मामलों के लिए तथा राजनीतिक उद्देश्य से पार्क का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यहाँ के निवासियों को अत्यंत कठिनाई हो रही है। अतः संबंधित अधिकारियों से यह अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र के पार्क को धरना केंद्र बनाने वाले सार्वजनिक धरना प्रदर्शनकारी संगठनों पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें, उनके लिए नए नियम कानून लागू करें और एक आचार संहिता बनाएं। क्या बनाएं? एक आचार संहिता बनाएं, जिससे आम नागरिकों की दिक्कतें कम हों और धरना प्रदर्शनकारियों का भी प्रयोजन सफल हो। मैं और मेरे क्षेत्र के निवासी आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। धन्यवाद, भवदीय भावना गुलेरिया। ठीक है, तो 2 पत्र थे, दोनों पत्र आपको मैंने कराए, इनमें से आपको सिर्फ एक पत्र करना था। चलिए, प्रश्न संख्या हम आ गए यहाँ पर 16 में। यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ पर हमारे सामने एक सूचना दी गई है और हाँ 2 सूचनाएं दी गई हैं।
ठीक है, तो क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 शब्दों में सूचना लिखनी है। अब प्रश्न संख्या 16 में का खा करके 2 सूचनाएं दी गई हैं। दोनों में से हमें कोई एक सूचना करनी है, 80 शब्दों की सूचना है और इसके लिए हमें मिलेंगे क्या, 4 नंबर। ठीक है, देखिए क्या है, आप मोहन चटर्जी या मोहिनी चटर्जी हैं और सर्व शिक्षा विद्यालय के विद्यार्थी परिषद के या की अध्यक्ष या अध्यक्षा हैं। अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली साइबर सुरक्षा कार्यशाला संबंधी जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक सूचना तैयार कीजिए। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक सूचना वहां तक के लिए तैयार करनी है। चलिए देखिए क्या है, सबसे पहले सूचना में आपको फॉर्मेट पता है, बॉक्स बनाएंगे, जो संस्था है वो लिखेंगे, केंद्रीय विद्यालय आनंद नगर नई दिल्ली, सूचना दिनांक, सूचना का जो विषय है वो हम डालेंगे, विद्यार्थियों के लिए साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय के इको क्लब की ओर से साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के लिए बढ़ते साइबर क्राइम संबंधी विषयों व कानूनी समझ को विकसित करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, कार्यक्रम की अध्यक्षता अपने विद्यालय के प्राचार्य श्री सुशील कुमार जी करेंगे। सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अपनी तथा परिवार की सुरक्षा हेतु सजगता बनाए रखने तथा साइबर क्राइम के बचाव की जानकारी पाने हेतु इस कार्यशाला में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। कार्यशाला का विवरण इस प्रकार है, जिस दिन को कार्यशाला होगी 26/1 को, समय है सुबह 10:30 बजे, ध्वजारोहण कार्यक्रम के पश्चात 26 जनवरी को है। स्थान है अपने विद्यालय के इको क्लब के हॉल में 7वीं मंजिल, मोहिनी चटर्जी अध्यक्षा, विद्यार्थी परीक्षा। ठीक है, तो ये हो गई पहली सूचना। फिर आते हैं दूसरी सूचना, अब वो करिए या ये करिए, दोनों में से आपको एक करनी थी। आप निवासी कल्याण संघ के या की सचिव अरुण पटनायक या अरुणा पटनायक हैं। आपकी सोसाइटी में शास्त्रीय नृत्य संगीत की कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इन कक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक सूचना तैयार कीजिए। ठीक है, तो कार्यशाला के लिए सूचना देनी कि जो लोग इस कार्यशाला में भाग लेना चाहते हैं। देखिए क्या है, निवासी कल्याण संघ आनंद नगर मुंबई, सूचना दिनांक दे दी, शास्त्रीय नृत्य संगीत कक्षा के आयोजन हेतु, तो जो ये कार्यशाला या कक्षा जो आयोजित हो रही है इसके लिए अपनी सोसाइटी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि नटराज सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से अपनी सोसाइटी के सामुदायिक भवन में दिनांक 5 अप्रैल 2000 से 31 दिसंबर 2000 तक प्रतिदिन शाम 7 बजे से 8:30 बजे तक शास्त्रीय नृत्य संगीत कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। ठीक है, इसके लिए न्यूनतम मात्रा फीस स्वीकार की जाएगी। निवेदन है कि सोसाइटी के सभी इच्छुक निवासी इसका लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नाम, निवास क्रमांक के साथ नटराज सांस्कृतिक कला केंद्र के व्यवस्थापक से दिनांक 31 मार्च और 1 अप्रैल 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी सोसाइटी के सामुदायिक भवन में संपर्क करें। ठीक है, तो ये बता दिया गया कि आप जहां करना चाहते हैं इस तारीख को या इस तारीख को संपर्क कर सकते हैं। अरुण पटनायक, सचिव, निवासी कल्याण संघ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पर, अपने विज्ञापन पर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। अब आपके सामने 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से आपको जो सही लगे उस पर एक आपको विज्ञापन लिखना है, लेकिन कितना, 60 शब्दों में लिखना है। और दूसरा, आप जो भी करेंगे उसके लिए 3 नंबर मिलेंगे। तो पहला है, डेंगू मलेरिया के प्रकोप से बचाव हेतु लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, क्या है, छोटा डंक करे बीमार, चलो करे मच्छरों पर प्रहार और करें डेंगू मलेरिया का निपटार। ठीक है, अब इस तरीके से पिक्चर बना दीजिए, मच्छर है और आपने वो हिट वगैरह जो होता है उसको बना सकते हो। घर के खिड़की दरवाजों के पास तुलसी के पौधे लगाएं। शरीर के अधिकतर हिस्सों को ढकने वाले कपड़े पहने। मच्छरों के सभी रास्तों पर रोक लगाएं। आसपास पानी जमा ना होने दें। कूड़ेदान की हर रोज सफाई करें।
मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीजें करने से क्या होगा, मच्छर एक तो हमें काटेंगे भी नहीं और आसपास आएंगे भी नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा हमारे पास क्या दिया, अथवा करके अब दूसरा विज्ञापन दिया गया, दोनों में से एक करना था। सोलर पंखे बनाने वाली संस्था सूर्य शक्ति के प्रचार प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करिए। जो सोलर पंखे बनाती है, सोलर पंखा लगाएं केवल 15,500 में। 20 मई तक आने वालों को 10% की अतिरिक्त छूट। कंपनी है सूर्य शक्ति, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सोलर पैनल्स बना दीजिए, सभी प्रकार के सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरी, सोलर हीटर, सोलर लाइट, सोलर पंखे, सोलर एसी उपलब्ध है। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल और बिल की समस्या दोनों से छुटकारा पाएं। विशेषताएं हैं, बरसात के मौसम में भी बिना रुके बिजली की आपूर्ति, बिजली की बचत और जेब को राहत। अब बिजली हम बचाएंगे तो जेब को राहत मिलेगी। सूर्य शक्ति का वरदान, मानव जीवन को समाधान। संपर्क करें 79 शिवाजी नगर, नई दिल्ली, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब भाई ये कंपनी कहीं तो होगी, वहां तो जाके हमें लेना पड़ेगा, तो एड्रेस और मोबाइल नंबर हमने दे दिया। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 18, जो हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। अब यहाँ पर भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला आप देख रहे हैं लघु कथा और दूसरा है ईमेल लेखन। तो दोनों में से आपको कोई भी एक करना, या तो आप लघु कथा करो या ईमेल करो। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है, जहां चाह, अब पहला क्या है, का आपका लघु कथा है। जहां चाह वहां राह शीर्षक पर लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। 100 शब्दों की एक लघु कथा जहां चाह वहां राह पे लिखनी है। इसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर, 100 शब्दों में। ठीक है, चलिए। रीमा गर्मी की छुट्टियों में अक्सर विदेश ही जाया करती थी। इस बार उसने अपनी सहेली के साथ उसके गांव घूमने का मन बना लिया। गांव में आते ही उसे ऐसा दुखद असहाय नजारा देखने को मिला जिसका उसकी खुशहाल जिंदगी से अब तक वास्ता ही नहीं पड़ा था। सूखे ताल, नहर, नदी के साथ उसने बेबस गांव वालों के चेहरे भी देखे। इसी दृश्य ने रीमा के अंतर्मन को पीड़ा दे दी, यानी कि वो अंदर तक झंझोर गई। भाई ये स्थितियां भी होती हैं। सूखे की समस्या ने उसके अंतर्मन को झंझोर दिया। उसने देखा कि गांव वाले सिर्फ समस्या की चर्चा कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी सहायता करने कोई नहीं आ रहा, और ना ही वे खुद इस समस्या का समाधान ढूंढने में कामयाब हो पा रहे थे। तो तबाही से जूझते कमजोर हो गए थे, पशु पक्षी भी दम तोड़ रहे थे। रीमा ने निश्चय किया कि गांव वालों को अब सूखे से मुक्ति दिलाकर ही रहेगी। मन ही मन समस्या का हल ढूंढने के तरीके रात भर सोचती रही कि भाई हम कैसे इस समस्या से छुटकारा गांव वालों को दिला सकते हैं। अगले दिन उसने अपने पिताजी से कहकर मुंबई से कुछ सामान मंगवाया। उसने अपनी सहेलियों के साथ कुदाल, फावड़ा, खुरपा और टोकरी लेकर नहर के पास वाली जगह चुन ली और खुदाई का काम चालू किया। लोग हैरान होते, कोई उन पर हंसते तो कोई उनको अनदेखा करके रास्ते से आगे बढ़ते। ऐसे में एक ही गांव वाले ने उनका हौसला बढ़ाया और वह था गांव का मुखिया। उसने देखा 2 लड़कियों ने मिलकर एक गजब का काम किया। गड्ढा काफी गहराई तक खोदा जा चुका था। अब वह भी उनके साथ कुदाल, फावड़ा लेकर जुट गया। अब रीमा और उनकी सहेलियों का हौसला बढ़ा। वे दोगुनी रफ्तार से अपना काम दिल लगाकर करने लगी। रीमा और उसकी सहेली की चाह, विश्वास और परिश्रम साफ साफ उस गड्ढा की गहराई में झलक रहा था। मुखिया जी की खुद कुदाल लेकर गड्ढे खोदने की बात गांव में हवा की तरह फैल गई और देखते ही देखते गांव वाले कुछ पूछे बगैर खुद भी उस अनकहे मिशन में के साथ ही बन गए। किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि गांव के मुखिया कूदे तो सब लोग वहां पर आकर उसमें गड्ढा खोदने लगे। गांव वालों की फौज के साथ हाथ बटाने से गांव में 2 हफ्ते के अंदर ही कुआं खोदकर तैयार हो गया। अगले ही महीने जमकर बारिश हुई, कुआं पानी से भर गया। गांव वाले खुशी से मानो पागल हो चुके थे। इसके बाद फिर कभी गांव में पानी की समस्या नहीं हुई। रीमा के चाहने से ही उसको समस्या का समाधान मिला, राह मिली। उसने मंजिल पाकर दूसरों की खुशियां भी बढ़ा दी।
इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि मन में निश्चय करने से सफलता अवश्य मिलती है। अगर हम कोई चीज सोच लें, रास्ता मुश्किल जरूर होता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जब वो लोगों को समझ में आता है तो लोग भी हमारा साथ देते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही उसकी इच्छा नहीं करेंगे तो आगे चीजें नहीं बढ़ेंगी। शुरू में कोई भी हम काम करें, बहुत ज़्यादा हमें लोगों की विपरीत सोच का सामना करना पड़ता है, हमें खुद को भी दिक्कत आती है, कभी कभी मन भी करता है कि अरे हमने क्यों किया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आगे चल के वो हमारा भला ही करेगी। चलिए, अब अथवा करके हमारे पास क्या था, हमें एक ईमेल लिखना था। आप धनुष सांगवान या धनुश्री सांगवान हैं। आपने ऑनलाइन लैपटॉप खरीदा और परंतु खरीदने के 1 महीने के भीतर ही उसमें खराबी आ गई। इस बात की जानकारी देते हुए तथा उत्पाद यानी कि लैपटॉप को बदलने का आग्रह करते हुए कंपनी के ईमेल पते पर ईमेल लिखिए। ठीक है, अब आप कंपनी को ईमेल लिख रहे हो कि भाई हमने खरीदा और 1 महीने के अंदर वो खराब हो गया। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले टू सर्विसेज डेल लैपटॉप @gmail.com फ्रॉम मैनेजर डेल लैपटॉप @gmail.com। ठीक है, सीसी बीसीसी लिखा, सब्जेक्ट लिखा लैपटॉप खराब होने की जानकारी हेतु तथा उसे बदल कर नया उत्पाद देने की विनती। मुख्य प्रबंधक अधिकारी महोदय, मैं धनुश्री सांगवान आनंद नगर नवी मुंबई की निवासी हूँ। मैंने पिछले महीने की 14 फरवरी को आपकी कंपनी का डेल लैपटॉप ऑनलाइन खरीदा था, जिसका मॉडल क्रमांक, अब आप मॉडल भी लिखोगे भाई कम जो खरीदा था। आपकी कंपनी द्वारा विज्ञापन में ऑनलाइन खरीदारी पर भारी छूट के ऑफर दी गई थी और लैपटॉप का मॉडल भी बाजार में नया लॉन्च हुआ था। इसी वजह से आपकी तरफ से 1 वर्ष की गारंटी मिलने पर मैंने प्रभावित होकर उसे तुरंत ऑनलाइन खरीद लिया, किंतु बड़े अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि वह केवल 1 महीने में ही ठीक चला, फिर खराब हो गया। अब यह चालू ही नहीं होता। मेरी परीक्षा नजदीक है और लैपटॉप के बिना पढ़ाई के अलावा भी हमारे कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। विवश होकर मैं आज आपको ईमेल के जरिए यह सूचित कर रही हूं कि भाई ऐसी ऐसी समस्या हमारे पास है। आशा है कि आप हमारी परेशानी को समझेंगे और जल्द ही अपने कर्मचारियों को भेजकर खराब हुए लैपटॉप को ले जाकर नए उत्पाद भेजेंगे। लैपटॉप के नगद भुगतान की रसीद एवं गारंटी कार्ड की छायाप्रतियां भी इस ईमेल पत्र के साथ भेज रही हूँ। यानी कि जो रिसिप्ट मिली थी, जो भी गारंटी कार्ड था, उसको फोटोकॉपी करके भेज रही हूँ। मेरा मोबाइल, हम लोग ईमेल में अटैच करते ना, वो कर दिया। मेरा मोबाइल क्रमांक भी भुगतान रसीद पर दिया गया है। कृपया शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करें। धन्यवाद, भवदीय धनुश्री सांगवान। ठीक है, तो इस तरीके से ईमेल हो गया और इसी के साथ खत्म हो गया हमारा क्लास 10th कोर्स बी का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1। ठीक है, तो अभी तो हमने फर्स्ट सेट कराया है, अभी हमें सेकंड सेट भी कराना है आपको। ठीक है ना, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने ईयर 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। मैं प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत कुछ लेकर आ रही हूँ, सब कुछ मैं बोली ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे, तो इनको तो पढ़िए, बाद में प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर भी लेकर आऊँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आगे जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।